जी, बिल्कुल। चले थैंक यू। आपके ओके। में आपको सिलेबस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यूपीएससी वाला ही सिलेबस ये जूलॉजी का। तो सबसे नंबर पहला फर्स्ट यूनिट की बात करें, देखिए ये यूनिट कुछ ऐसा है जो कि अगर आप नहीं मतलब जूलॉजी बैकग्राउंड से नहीं है, लाइक आपका एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से, जेनेटिक्स से है, तो ये यूनिट आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, बजाय उनके जिनका अगर प्योर जूलॉजी से होगा तो शायद हो सकता है उनको ये चीज़ टफ लगे थोड़ा सा कि हाँ यहाँ पे चीज़ें बड़ी वैसी हो जाती हैं। वैसे तो इस पूरे यूनिट का ही वेटेज बहुत ज़्यादा है और सारे सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन उनमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं वो कहाँ से, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन का पूरा स्ट्रक्चर लाइक एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरनरी, ये स्ट्रक्चर्स के बारे में विद एग्जांपल्स के बारे में, कौन कौन से केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, लाइक एज सेकेंडरी अगर कोई प्रोटीन है लाइक एज अल्फा हेलिक्स है, बीटा प्लेट सीड्स है, तो वहाँ पे कौन सा केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, कौन सा प्ले इंपॉर्टेंट रोल करेगा, डीनेचुरेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, डीनेचुरेशन के लिए के टाइम पे कौन कौन से बॉन्ड ब्रेकआउट होते हैं, किसी एक सिंगल अमीनो एसिड का भी सीक्वेंस अगर आप अल्टर कर देते हैं तो उससे उस प्रोटीन के किस स्ट्रक्चर पे चेंजेस आते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे बनने की उम्मीद होती है। तो बायोमोलिक्यूल्स में अगर बात किया तो कार्बोहाइड्रेट, खास करके यहाँ पे डाइसेकेराइड का जो भी आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया है, लाइक एज आपके दैट इज सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, इन तीनों का ही लिंकेज आपको पता होना चाहिए कि लिंकेज इनमें क्या क्या है, इनके मोनोमेरिक यूनिट क्या है, ये आप अच्छे से पढ़ करके जाइए। पॉलीसेकेराइड में स्टार्च और सेलुलोज और ग्लाइकोजन, ये तीन सबसे इंपॉर्टेंट है। इनके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आप काइटिन को भी पढ़ सकते हैं, आप पेप्टिडोग्लाइकॉन को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन तीन तो आपको पढ़ के ही जाना है। ये तीनों आप अच्छे तरीके से और कंपैरेटिव एनालिसिस के बेसिस पे, लाइक एज आपको ये पता हो कि सेलुलोज और स्टार्च आपस में कैसे डिफर है, ग्लाइकोजन और स्टार्च आपस में कैसे डिफर है, उनके मोनोमेरिक यूनिट क्या है और उनमें लिंकेज कैसा है। आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि हाँ अल्फा 1 एंड 4 का लिंकेज होगा नॉर्मल टाइम पे, अल्फा 1 एंड 6 का लिंकेज होगा कहाँ पे, दैट इज जॉइनिंग टाइम पे। तो ये लिंकेज आपको कार्बोहाइड्रेट में क्वेश्चंस आपको देखे जाएगा। लिपिड्स अगर आप नहीं भी पढ़ेंगे, अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं भी पढ़ेंगे तो बहुत ज़्यादा वेटेज इसका नहीं है। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी क्या बनेगी, सिर्फ सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल आपको अगर आप याद कर लेते हो तो वहाँ से आपका काम बन जाएगा। इसके बाद अगर न्यूक्लिक एसिड की बात किया जाए तो डीएनए, डीएनए का जो कंपैरेटिव एनालिसिस है बी और मतलब ए बी और जेड वाले जो फॉर्म होते हैं, खास करके जेड और बी में, इनमें कंपैरेटिव एनालिसिस आपके पास होना चाहिए कि जेड और बी का जो फॉर्म है वो कैसे आपस में डिफर है, क्या क्या पैरामीटर्स पे ये डिफरेंसेस शो करता है, राइट। तो न्यूक्लिक एसिड में ज़्यादातर आपको डीएनए का जो कंपोजिशन है, मतलब डीएनए के जो पार्ट है, इनको आपको फोकस करके जाना अच्छे तरीके से। विटामिन आप सिर्फ ये देख लीजिए कि विटामिन की कमी से कौन कौन से डिजीज हो रहे हैं, अगर आप देख लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे आपको नहीं होने वाली। इसी प्रोटीन में ही आपका एंजाइम भी आ जाता है, और एंजाइम में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है आपका इनहिबिटर, राइट। इनहिबिटर में आपको तीनों चारों जो टाइप्स हैं उनके पढ़ने हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपका ग्राफ, दैट इज के एम की वैल्यू, वी मैक्स की वैल्यू, राइट। इन वी मैक्स की वैल्यू पे, के एम की वैल्यू पे इनहिबिटर अगर लगेगा तो कॉम्पिटिटिव होगा तो क्या पड़ेगा, नॉन कॉम्पिटिटिव होगा तो क्या पड़ेगा। ये वाले जो ग्राफ हैं, यहाँ से एग्जाम में सवाल हमेशा, पिछले बार के भी आप क्वेश्चन में देखेंगे तो आपको एंजाइम काइनेटिक्स से, एंजाइम इनहिबिटर से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो प्रोटीन मॉलिक्यूल आपके बायोकेमिस्ट्री का कह सकते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, जहाँ से सवाल आपसे बन सकते हैं ज़्यादातर केसेस में। यहाँ प्रोटीन में ही आपका अमीनो एसिड भी आ जाता है, और अमीनो एसिड से भी पॉसिबिलिटीज बनती है, लाइक एस आइसोलेट्रिक पॉइंट से, इसको क्या पीआई के नाम से जानते हैं। आइसोलेट्रिक पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कौन कौन से प्रोटीन है या कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं जिनका आइसोलेट्रिक पॉइंट फिजियोलॉजिकल पीएच के बराबर होता है, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स कौन है, डाइसल्फाइड बॉन्ड में कौन सा अमीनो एसिड इन्वॉल्व होता है, राइट। और यूवी रेडिएशंस को ऑब्जर्व करने वाले कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं, किस वेवलेंथ पे सबसे हाईएस्ट पीक आती है, प्रोटीन को क्वांटिफिकेशन करने के लिए आप कौन सी टेक्निक को या कौन से प्रिंसिपल को यूज करते हो, अमीनो एसिड्स के प्रेजेंस को लगाने के लिए कौन सा यूज करते हो, निन हाइड्रीन टेस्ट क्या है, निन हाइड्रीन टेस्ट में किसी प्रोटीन का, पेप्टाइड का या अमीनो एसिड्स का जब आप टेस्ट करते हो तो कलर कौन सा देता है। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, आपको प्रोटीन से बहुत फ्रिक्वेंटली सवाल पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाइए कि निन हाइड्रीन से टेस्ट करेंगे तो ब्लू आता है। सिर्फ प्रोलीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जिसके वजह से, मतलब प्रोलीन अगर कहीं पे रहेगा तो वहाँ पे निन हाइड्रीन आपको येलो कलर देता है, बाकी रेस्ट ऑफ द जितने भी स्टैंडर्ड अमीनो एसिड्स हैं उन सभी के टेस्ट में आपको डार्क ब्लू कलर दिखाई देता है निन हाइड्रीन के टेस्ट में। और निन हाइड्रीन टेस्ट बेसिकली प्रोटीन, पेप्टाइड या अमीनो एसिड्स के प्रेजेंस को क्वांटिफाई करने के लिए क्या है, किया जाता है। तो ऐसे टेस्ट के बेसिस पे भी आपसे सवाल पूछे जाते हैं। तो प्रोटीन में आपको उनका क्लासिफिकेशन भी है, सल्फर कंटेनिंग कौन है, एरोमेटिक कौन है, बेसिक कौन है, एसिडिक कौन है, राइट, नेगेटिवली चार्ज कौन है, पॉजिटिवली चार्ज कौन है, इस तरीके से आपको
क्वेश्चंस बनते हैं और यहाँ से पूछे जाते हैं। एक सवाल आपसे जहाँ तक उम्मीद हो सकती है, क्योंकि इस बारी ऐसा जानकारी मिला है कि पेपर थोड़ा टफ आने वाला है और थोड़ा सा CSIR के पैटर्न के बेसिस पे आएगा, तो आप याद रखिए कि अगर आपने पढ़ा हुआ है और आपके पास इस चीज़ का कॉन्सेप्ट है कि किसी भी अल्फा हेलिक्स में या किसी अल्फा हेलिक्स में अगर आपको नंबर ऑफ अमीनो एसिड दे दिया जाता है, तो आप उसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं कि नहीं, या उसका लेंथ पता कर सकते हैं कि नहीं। अगर ये वाला न्यूमेरिकल आपको आता है तो एक प्रैक्टिस आप इस पर जरूर कर लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको दे दिया जाए कि कोई एक अल्फा हेलिक्स है और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स कितनी है, 30 अमीनो एसिड्स है, राइट। तो आपको ये बताना है या पूछा जाएगा सवाल कि इस पेप्टाइड की अल्फा हेलिक्स की लेंथ कितनी होगी और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा, राइट, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा। तो इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपने पढ़ा तो आपको रिवीजन भी हो जाएगा कि अल्फा हेलिक्स में जो पर टर्न हेलिक्स होता है उसकी उसका जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होते हैं दैट इज 3.6 अमीनो एसिड्स, मतलब एक हेलिक्स टर्न में 3.6 अमीनो एसिड पाए जाते हैं और इनके बीच के डिस्टेंस, मतलब एक हेलिक्स टर्न का जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का, वो आपका होता है दैट इज 1.5 एंगस्ट्रॉम, राइट। सो इस तरीके से, मतलब अगर एंगस्ट्रॉम में होगा, सॉरी, अगर ये वैसे तो आपको नैनोमीटर में दिया रहता है, लेकिन अगर एंगस्ट्रॉम में दे रखा होगा तो आपको उसको समझना होगा कि हाँ, पॉइंट का डेसिमल जो है वो शिफ्ट हो जाएगा। सो यहाँ पे एक पर हेलिक्स टर्न का जो बेसिक दैट इज डिस्टेंस होता है वो कितना, मतलब अमीनो एसिड कितने होंगे, 3.6 के, और इनका जो डिस्टेंस होगा यहाँ से यहाँ तक का लेकर के वो कितना होगा, दैट इज 5.4 का, 5.4 एंगस्ट्रॉम में। और इसी तरीके से जब हम एक अमीनो एसिड के बीच के निकालते हैं, मतलब मान लीजिए एक अमीनो एसिड आपका यहाँ पे हो गया, एक आपका यहाँ पे हो गया, तो इनके बीच का डिस्टेंस जब आप निकालते हैं कितना आता है, दैट इज 1.5 एंगस्ट्रॉम का। तो ऐसे ही करके, जैसे सपोज आपको दे दिया कि एक दो अमीनो एसिड के बीच का डिस्टेंस कितना 1.5 है, तो 30 की कितना होगा, तो आप इसको आसानी से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो अगर आपने इस टाइप की प्रॉब्लम को पढ़ा हुआ है, सॉल्व किया हुआ है, तो इसको रिवीजन जरूर कीजिए। एक क्वेश्चन आपके यहाँ से आने की पॉसिबिलिटी बनती है, या तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए या तो उनका लेंथ निकालने के लिए। दूसरा अगर टॉपिक यहाँ पे बात करें दैट इज प्रिंसिपल ऑफ बायोफिजिकल केमिस्ट्री का, तो यहाँ पे आपको पीएच, बफर और रिएक्शन काइनेटिक्स या थर्मोडायनामिक्स से सवाल आपको ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती है आने के लिए। डेल्टा जी की वैल्यू की बेसिस पे रिएक्शंस के बारे में आपको पढ़ा दिया, डेल्टा एच की वैल्यू की बेसिस पे पढ़ा दिया और डेल्टा एस की बेसिस पे भी पढ़ा दिया। तो इन तीनों का जो साइन कन्वेंशन उसको आप देख के जाइए कि माइनस होगा तो क्या रहेगा, पॉजिटिव होगा तो क्या रहेगा। इस तरीके के सवाल आपको यहाँ पे बन जाते हैं। और बफर का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, राइट। बफर और पीएच का कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से पता तो होगा ही, लेकिन फिर भी आप बफर को एक बार रीड आउट कर लीजिएगा कि बफर कैसे काम करता है, ये किस तरीके, किस मैकेनिज्म पे सोल्यूशन के पीएच को कांस्टेंट बनाए रखने में हेल्प करता है, इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है, वीक एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, वीक बेस होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, किस तरीके से होता है, इसका ये जो कॉन्सेप्ट है इसको एक बार देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके बनते हैं। और बफर का रोल भी पूछा जाता है कि बफर का रोल क्या है और किस तरीके से ये काम करता है। अगर इस ऑप्शन नंबर डी की बात अगर किया जाए एनर्जेटिक्स में, तो सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है आपका वो मतलब ग्लूकोज का पूरा मेटाबॉलिज्म, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, टीसीए साइकिल, ये सारे। तो टीसीए साइकिल भी आपको कैसे पढ़ना है कि पूरे साइकिल में आपको इंपॉर्टेंटली ये पता होना चाहिए कि हाँ, कहाँ कहाँ पे एनएडीएच का फॉर्मेशन हो रहा है, कौन कौन से एंजाइम वहाँ पे लग रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस के टाइम पर आपको ये देखना है कि पे ऑफ फेज कहाँ है, प्रिपरेटरी फेज कहाँ पे एटीपी कंज्यूम हो रही है, कहाँ पे एटीपी आपका गेन हो रहा है, मीन्स बन रहा है। और सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन जहाँ पे हो रहा है वहाँ के कौन से एंजाइम हैं, किस सबस्ट्रेट से क्या प्रोडक्ट आपको बन रहा है, ये सब एक आपका बहुत ही कंसाइज और कैलकुलेटिव वे में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ तो लिया, लेकिन ग्लाइकोलाइसिस से ही सवाल अगर आ रहा तो फिर आपके कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। अगर ऐसा है सो प्लीज़ मेरी तरफ से सजेशन आप सब लोगों के लिए यही है कि उसको प्रॉपर एक कॉपी पे अगर आपने नहीं लिखा है तो उसको मार्क करते चलिए कि हाँ, ये वाला आपका ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का स्टेप है, यहाँ पे एटीपी जनरेट हो रही है, यहाँ पे ये वाला एंजाइम कर रहा है, कौन कौन से रिएक्शंस हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस में इरिवर्सिबल टाइप के हैं, उन रिएक्शंस में इन्वॉल्व होने वाले एंजाइम कौन कौन से हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। टीसीए साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स पे एनएडीएच का फॉर्मेशन हो रहा है, उस स्टेप्स में यूज होने वाले एंजाइम कौन कौन से, उनको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। यही सब सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में जहाँ पे एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, उस एटीपी के सिंथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि हाँ, प्रोटॉन का मीन्स हाइड्रोजन का कहाँ से कहाँ लीकेज हो रहा है, और जब यहाँ पे ग्रेडियंट अगर आपका बन जा रहा है तो फिर उसका पीएच और यहाँ का पीएच में वेरिएशंस कितने का आएगा और किस तरीके से ये लीक आउट करता है, राइट। तो
एटीपी सिंथेसिस का जो कॉन्सेप्ट है प्रॉपर्ली तरीके से आपको होना चाहिए। प्रोटॉन ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे वो प्रोटॉन ग्रेडियंट आपका जब लीक आउट करता है तो वहाँ पे एटीपी की सिंथेसिस होती है। एटीपी को सिंथेसाइज करने वाले एटीपी एटीपी सिंथेसिस के बारे में भी, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ के जाइए। कभी कभी आपसे उसके सब यूनिट के बारे में भी पूछता है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि एटीपी जो सिंथेस है वो 9 यूनिट से मिलकर के बना होता है, राइट, एक एंजाइम। और उसके 9 यूनिट में भी क्या है, डोमेन्स हैं, अलग अलग सब यूनिट्स होते हैं। तो अलग अलग सब यूनिट का भी अलग अलग रोल है, जैसे कोई अल्फा है तो कोई बीटा है तो कोई गामा, इस तरीके से। तो एक बारी जब क्या करेगा, ये एडीपी को पकड़ेगा, फिर इसके बाद एटीपी को पकड़ेगा। तो थोड़ा सा उसको भी आप देख के जाइए कि फाइनली जो एटीपी का सिंथेसिस हो रही है वो कौन से डोमेन के साथ में हो रहा है। तो एनर्जेटिक्स वाले में आपको ग्लाइकोलाइसिस, टीसीए साइकिल, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, इन तीनों पे ही खास करके एंजाइमेटिक रिएक्शंस को अच्छे तरीके से फोकस करना है कि हाँ, कौन से रिएक्शन स्टेप्स में कौन सा एंजाइम क्या हो रहा है, इन्वॉल्व हो रहा है, राइट। अभी यहाँ पे ई वाले पॉइंट पे अगर बात किया जाए तो एंजाइम की बात मैं कर ही रहा था, कैटलिस्ट के बारे में आपको दे रखा है। तो एंजाइम का पूरा प्रॉपर कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है, लोअरिंग ऑफ एक्टिवेशन जो एनर्जी है इसका मेन बेसिक प्रिंसिपल होता है, किस तरीके से ये लोअर कर रहा है आपको बहुत अच्छे से समझा दिया। वो एनर्जी किस तरीके से प्रोवाइड करता है, एंजाइम काइनेटिक्स में आपको के एम की वैल्यू का सिग्निफिकेंस क्या है, और किसी भी एंजाइम की एफिशिएंसी को चेकआउट करने के लिए जो के एम और के कैट की वैल्यू का रेशियो लिया जाता है, वो के कैट और के एम की वैल्यू का रेशियो क्या होना चाहिए, के एम की वैल्यू हाई होनी चाहिए या लो होना चाहिए, इस तरीके का टेबल बना करके ये आपको दिया जाता है, राइट। तो इनके इस वाले पैरामीटर्स पे आपको प्रॉपर तरीके का ध्यान होना चाहिए कि के एम का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको डिफाइन आप कैसे करते हो, के कैट की वैल्यू क्या होती है, के एम और के कैट का क्या रिलेशन है किसी भी एंजाइम के एफिशिएंसी को बताने के लिए। तो इनके बारे में थोड़ा आपको ठीक तरीके से पता होना चाहिए। इसके साथ में यहाँ पे दे रखा है कि एंजाइम कैटालिसिस का कुछ मैकेनिज्म है, लाइक एज आइसोजाइम है, लाइसोजाइम का भी दे रखा था लेकिन अभी यहाँ पे नहीं है। तो लाइसोजाइम के बारे में और आइसोजाइम के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ के जाइए कि ये कैसे काम करता है, बीटा जो लिंकेज होती है उसको किस तरीके से ब्रेकआउट करता है, आइसोजाइम का क्या कॉन्सेप्ट है, किस तरीके से ये मतलब डिफर है और किस तरीके से सिमिलर है। तो ये एक दो एग्जांपल भी आप उसको याद रखिए। इसके बाद प्रोटीन के कन्फर्मेशन के लिए रामाचंद्रन प्लॉट है। इस रामाचंद्रन प्लॉट में आपको दो चीज बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है जो कि एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं, राइट। आपको रामाचंद्रन प्लॉट में बहुत कुछ ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो चीजें काम की हैं उनको आपको समझना पड़ेगा। जैसे रामाचंद्र जो प्लॉट है वो किस लिए दिया गया है, पर्पज क्या था, ये आपको पता होना चाहिए। तो आपको मालूम है अच्छे तरीके से कि प्रोटीन में इन्वॉल्व होने वाले पेप्टाइड जो बॉन्ड होते हैं वो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर शो करते हैं, इसलिए वो पूरी तरीके से फ्रीली 180 एंगल पे रोटेशन अलाउड नहीं करते। मतलब रोटेशन क्या होती है, रेस्ट्रिक्टेड होती है, राइट। तो उसी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशंस को ही मेजरमेंट करने के लिए और अलाउड रीजन बताने के लिए रामचंद्रन ने क्या किया, प्लॉट दिया। रामचंद्रन प्लॉट की सबसे इंपॉर्टेंट बात है, उसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पे उन्होंने बताया था कि जो पेप्टाइड बॉन्ड है जो कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में बना हुआ है, इसके अलावा यहाँ पे अल्फा कार्बन के बीच में और यहाँ पे अल्फा कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है इसको उन्होंने नाम दिया था क्या, दैट इज द साई बॉन्ड। क्या दिया था, साई बॉन्ड। और इसको क्या दिया था, फाई बॉन्ड। तो फाई बॉन्ड को इस तरीके से, साई बॉन्ड को इस तरीके से रोटेट करते हैं। इनका स्टेटमेंट यही था कि किसी भी प्रोटीन में इन्वॉल्व होने वाला पेप्टाइड बॉन्ड, उसके पैरेलली साई और फाई बॉन्ड का जो रोटेशन है उसकी एक रेस्ट्रिक्टेड वैल्यू है। बताया उन्होंने कि -180 से लेकर के 0 और +80 तक का क्या होगा, रोटेशन पॉसिबल हो सकता है इन फाई और साई के बॉन्ड को लेकर के। किसी भी प्रोटीन में अल्फा हेलिक्स हो, बीटा प्लेट शीट्स हो या जो भी कोई प्रोटीन होगी, उनमें इस फाई की वैल्यू और इस साई की वैल्यू की रेंज जो होगी वो कितनी होगी, -180 से लेकर के +180 तक का। ये एक इंपॉर्टेंट की पॉइंट था। दूसरा, उन्होंने ऐसे 4 स्क्वायर बनाए थे और इन 4 स्क्वायर में समझाने की कोशिश की थी क्या क्या यहाँ पे होता है। इसको जैसा कि आपको पता है अच्छी तरीके से कि ये क्या होगा आपका, दैट इज द राइट हैंड साइड का होगा। ये राइट आपका अपर है, ये राइट आपका लोअर है, ये आपका क्या है, लेफ्ट अपर है और लेफ्ट लोअर है, राइट। सो आपको जैसे साइन दे दिया जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक्स है, यहाँ पे कोई वाई है, यहाँ पे कोई जेड है, और आपको देख करके पूछा जाएगा कि इस रामचंद्र प्लॉट में एक्स वाई जेड क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आप याद रखिएगा कि ये वाला जो रीजन होता है जहाँ पे भी मेरा पेन चल रहा है, ये आपको रिप्रेजेंट किसका करेगा, दैट इज द अल्फा हेलिक्स का राइट हैंडेड। ये वाला जो रीजन है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, इस वाले रीजन पे जो रिप्रेजेंटेशन है वो किसकी है, दैट इज द अल्फा हेलिक्स लेफ्ट हैंडेड का। और ये जो पूरा है आपका वो किसका है, दैट इज द
बीटा प्लीटेड सीट का। ये वाला जो रीजन है वो नॉट अलाउड रीजन माना जाता है, मतलब इस रीजन में किसी का भी कोई बॉन्ड नहीं देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, इस आपको एंगल पे दिखाया जाता है कि ये -180 से लेकर के शुरू होता है, यहाँ पे जीरो, और फिर यहाँ पे क्या आता है +180। ऐसे ही यहाँ पे ये जीरो हो जाएगा। ये वाली जो वैल्यू होती है वो फाई की वैल्यू है, और पी एच आई की, और ये किसकी होती है, साई की, पी एस आई की। यहाँ पे जीरो, मतलब यहाँ पे 180 माइनस का, यहाँ पे जीरो, यहाँ पे +180 का। तो ये जो आपको ये वाला पूरा स्क्वायर है, ये क्या बताता है, मतलब कि किसी भी प्रोटीन में अगर अल्फा हेलिक्स है और उसका राइट हैंडेड कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके लिए जो बॉन्ड का रोटेशन है वो कितना पॉसिबिलिटी बन सकता है। तो देखिए यहाँ पे -180 से लेकर के यहाँ पे क्या है जीरो तक, और यहाँ पे भी क्या है -180 से लेकर के जीरो तक। तो -180 से लेकर के जीरो तक की पॉसिबिलिटी बनती है इस अल्फा हेलिक्स राइट हैंडेड के लिए फाई और साई की वैल्यू का। उसी तरीके से आप इसका भी निकाल सकते हैं और इसका भी निकाल सकते हैं। तो रामाचंद्रन प्लॉट को थोड़ा सा आप पढ़ के जाइए, यहाँ से सवाल आपको जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि अब ये कोई क्लास नहीं मैं ले रहा हूँ, ऐसे मैं पढ़ाने लगूंगा फिर तो एक ही टॉपिक में पूरा वो निकल जाएगा। लेकिन बताने का मेरा पर्पज सिर्फ इतना है कि आप इसको थोड़ा फोकस करके जाइए, यहाँ से सवाल आपके बनेंगे जरूर से जरूर। सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्टरली प्रोटीन का जो कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से केमिकल बॉन्ड लगते हैं, डीनेचुरेशंस पे क्या होता है, रीनेचुरेशंस कैसे होता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए ये दे भी रखा है, दैट इज ABZ डीएनए का फॉर्म है। और ये तो खैर आप वहाँ पे भी पढ़ेंगे, दैट इज द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, तो आपको यहाँ पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सिर्फ खास करके ये बी और जेड में कंपैरेटिव एनालिसिस आपका होना चाहिए कि हाँ क्या क्या चीज़ आपने कैसे कैसे ये डिफर है, इनका रोटेशन कैसे डिफर है, इनके पर हेलिक्स टर्न में बेसिस का संख्या कितना डिफर है, इनका डायमीटर कितना है, तो ये सारी चीज़ें आपको होनी चाहिए। मेटाबॉलिज्म में अगर आप कार्बोहाइड्रेट पूरा अच्छे तरीके से पढ़ के जाते हैं, लिपिड में खास करके बीटा ऑक्सीडेशन ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके से ये होता है। ये अगर आप नहीं भी पढ़ते हैं मेटाबॉलिज्म में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने बेसिक जो चीज़ें पढ़ रखी है इनके बारे में, वहाँ से आपका काम चल जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगर सेल बायोलॉजी की बात किया जाए, सेलुलर बायो ऑर्गेनाइजेशंस वाले में, तो आपको जो चीज़ है ये वाले में तो आपको सबसे ज़्यादा सवाल आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे सारे आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं और उनके फंक्शन को लेकर के, और क्वेश्चंस आपसे कैसे पूछे जाएंगे, टेबल के फॉर्म में भी आपसे पूछा सकता है, कॉलम दे करके मैच कराने के लिए कि हाँ इसके लिए कौन हो सकता है। इनके फंक्शन के बेसिस पे या इनके सब नाम के बेसिस पे भी आपसे सवाल पूछा सकता है कि आपको सेल ऑर्गेनल्स दे देगा, इधर फंक्शन दे देगा, तब पूछेगा कि कौन करेक्टली मैच्ड है या करेक्टली कौन मैच्ड नहीं है। तो ये वाला टॉपिक तो आपको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ना ही पढ़ना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उनमें भी सबसे सभी इंपॉर्टेंट है, कोई इसमें इग्नोर करने वाला है ही नहीं। गोल्जी बॉडी का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, माइट्रोकॉन्ड्रिया का है, क्लोरोप्लास्ट अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है, अदरवाइज वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद साइटोस्केलेटन में तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये सभी जो आपके सेल ऑर्गेनल्स हैं, इनके फंक्शन के बारे में, इनका जो रोल है उनके बारे में आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए। जैसे अब ये गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सब ये सब क्या करते हैं, दैट इज मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, राइट। और इनमें प्रोटीन का मॉडिफिकेशन का बहुत सारा काम होता है, ओ लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, एन लिंक ग्लाइकोसाइलेशन, डाइसल्फाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन, प्रोटीन की फोल्डिंग, प्रोटीन फोल्डिंग के लिए कौन सा प्रोटीन इन्वॉल्व होता है, चेपरॉन मॉलिक्यूल, चेपरॉन मॉलिक्यूल कहाँ बनते हैं, कहाँ पे सिंथेसिस होती है, तो ये सब कुछ आपको इन दोनों के टॉपिक में अच्छे तरीके से मिल जाएगा। तो ये वाला टॉपिक तो इम्पोर्टेंट है ही। मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा आपको दैट इज उनका मॉडल, जिस जो कि आप लोगों को पढ़ाया गया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, और उस मॉडल में आपको खास करके जो आपके पेरीफेरल प्रोटीन है, इंटीग्रल प्रोटीन है या लिपिड है, इन तीनों का लिंकेज जो है आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि कौन कौन से लिंकेज इन पे पाई जाती है, और जो एक्वस फेस की तरफ रहेगा वहाँ पे कैसा प्रोटीन का नेचर होना चाहिए, जो अंदर की तरफ रहेगा वहाँ पे प्रोटीन का नेचर कैसा होना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सेरीन एक प्रोटीन अमीनो एसिड है, जिसके पास आर जो ग्रुप है उसके पास क्या है, OH है। और मान लीजिए यहाँ पे दूसरा कोई है एलानिन, और एलानिन के पास मान लीजिए क्या, दैट इज CH3 ग्रुप है। अब अगर मैं आपको ये देख करके पूछूं कि ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन का ये इनर साइड है, मान लीजिए सपोज कि ये पेरिफेरल प्रोटीन है, राइट। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन है, और इस प्रोटीन का ये वाला पार्ट कैसा है, दैट इज एक्वस वाला पार्ट है, एक्वस पार्ट है, और ये सब कैसा है आपका, नॉन एक्वस पार्ट है। तो मैं आपसे पूछूं कि इस प्रोटीन में इस दोनों अमीनो एसिड का लोकेशन कहाँ पे होगा, तो आप कैसे बताओगे। तो आपके पास बताने का आइडिया क्या होगा, आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि जितने भी ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि पोलर होते हैं,
तो पोलैरिटी अगर होगी तो वो क्या करेंगे, एक्वस फेज की तरफ रहेंगे, राइट। मतलब कि जो भी वाटर के साथ में इंटरेक्ट हो सकता है उन सभी को बेसिकली उनका जो लोकेशन होता है वो कहाँ पे होगा, वाटर की तरफ होगा। सो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिए कि वाटर के सरफेस पे पाए जाने वाले जो प्रोटीन होंगे उस प्रोटीन में उन अमीनो एसिड्स की प्रायिकता ज्यादा होगी, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, जो कि कैसे होंगे, हाइड्रोफिलिक होंगे। जबकि जो वाटर से दूर होंगे, मतलब अंदर की तरफ जो होंगे, जैसे मान लीजिए जो अंदर की तरफ है, इन साइड में है जहाँ पानी नहीं है, तो पानी नहीं जहाँ पे होगा वहां पे कैसे होंगे, सब हाइड्रोफोबिक टाइप के होंगे। ठीक है। जैसे ये वाला अमीनो एसिड कहाँ पे पाया जाएगा, अंदर की तरफ। ये वाला कहाँ पाया जाएगा, बाहर की तरफ, क्योंकि ये वाटर के क्या होगा, कांटेक्ट में आएगा। तो इस तरीके के लॉजिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं और पूछे जाने की पॉसिबिलिटी आपकी बनती है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से आपका पढ़ा होना चाहिए। उसमें खास करके इंटरेक्शंस और मॉडल क्या कहता है, क्या किसका रोल होता है, कौन कौन कंपोजिशन है। इसके बाद आता है आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आपको प्रॉपर तरीके से ये पता हो कि हाँ, चैनल प्रोटीन क्या है, आयन चैनल प्रोटीन क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, सेकेंडरी और प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, दैट इज फैसिलिटी डिफ्यूजन कैसे डिफर है और नॉर्मल डिफ्यूजन वाले से, फैसिलिटी डिफ्यूजन में और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में किस तरीके से सिमिलरिटीज या डिफरेंसेस है। तो इनका एग्जाम्पल के साथ में आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए और आप उनको एग्जाम्पल को लिख लीजिए कि हाँ, आपके सेल्स में ग्लूकोज मॉलिक्यूल का जो ट्रांसफर हो रहा है वो कौन से मेथड से हो रहा है, या फिर सोडियम आयन का हो रहा है तो वो किसकी मेथड से हो रहा है। तो ऐसे ऐसे कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि हर एक टाइप के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होते हैं, दिए जाते हैं। तो उन एग्जाम्पल को भी आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अगर यहाँ पे सी वाले में आए तो यहाँ पे आपको ओपेरॉन मॉडल पढ़ना है और इसमें सबसे ज़्यादा जो है आपका दैट इज द लैक ओपेरॉन। वैसे तो ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन भी आपके सिलेबस में है, लेकिन ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लैक ओपेरॉन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंटली है और इनके इनके बारे में आपको पढ़ के जाना होता है। और खास करके जैसे जो अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि इसका स्ट्रक्चर जो होता है दैट इज इंड्यूसर्स होते हैं, फिर इसके बाद प्रमोटर होता है, फिर ऑपरेटर होते हैं, फिर इसके बाद स्ट्रक्चरल जीन होती है। तो इन प्रमोटर, ऑपरेटर और इंड्यूसर जीन का क्या फंक्शन है, इनको अगर म्यूटेशन करके नेगेटिव कर दिया जाए या पॉजिटिव कर दिया जाए तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ये आपको पता होना चाहिए। और लैक ओपेरॉन किस टाइम पे ऑफ होगा, किस टाइम पे ऑन होगा, ये ऑन ऑफ का कंडीशन भी आपको मालूम होना चाहिए। और ऐसे ही कंडीशन दे करके आपसे सवाल पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ में यहाँ पे इंड्यूसर का काम कौन करेगा, और अगर इंड्यूसर एक्टिव होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए। स्ट्रक्चरल जीन में जो आपको यहाँ पे जेड और वाई और ये पढ़ाया जाता है, इनका क्या क्या रोल है, कौन कौन से मॉलिक्यूल इससे बनते हैं, बीटा ग्लूटासाइडेज किससे बनेगा, स्टेरॉयड ट्रांसफरेज किससे बनेगा, राइट। तो ये सारे जो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होते हैं उनके बारे में भी आपको आइडिया अच्छे तरीके से होना चाहिए और रहना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे ट्रांसपोजान है और ट्रांसपोजान से भी सवाल आपसे बनते हैं। ट्रांसपोजान एलिमेंट के बारे में, इनका मैकेनिज्म जो होता है ट्रांसफर करने का, जिसको कि आप कॉपी पेस्ट के नाम से भी जानते हैं और कट कॉपी के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों मैकेनिज्म आपका क्या है और रेट्रो ट्रांसपोजान का कॉन्सेप्ट क्या होता है, राइट। सिंपल जो दैट इज आई एस जो सीक्वेंसेस होते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्या होता है, कंपोजिट ट्रांसपोजान्स क्या होते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा कि इनका कॉन्सेप्ट क्या है। हेट्रोक्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन आप नहीं भी पढ़ेंगे तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छे तरीके से मालूम है, आप इसको कर ले जाएंगे, यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आपको ओपेरॉन जरूर पढ़ के जाना है, ट्रांसपोजान जरूर पढ़ करके जाना है। जीन की फैमिली में जैसे क्या होते हैं, कुछ तो जैसे हाउस कीपिंग जीन होते हैं, कुछ आपके इंडिविजुअल जीन होते हैं, तो इनके बारे में ये पूछ रहा है। तो यहाँ आप नहीं पढ़ेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये वाले टॉपिक से आपको ये ओपेरॉन और ट्रांसपोजान ये दोनों आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। सेल डिवीजन और सेल साइकिल में सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है। खास करके अगर आपका मियोसिस की बात किया जाए तो मियोसिस फर्स्ट का, प्रोफेज फर्स्ट के जितने भी आपके सब फेजेज होते हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रिक बना लीजिए। आपकी सिनॉप्सिस की प्रोसेस कहाँ पे हो रही है, क्रॉसिंग ओवर कहाँ पे हो रहा है, टेट्राइड का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, सिनॉप्टिक एनिमल कॉम्प्लेक्स कहाँ पे कौन से स्टेज में बन रहा है, काइजमेटा का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, राइट। ये आपके जो छोटे छोटे टर्म है ना, ये आपको एग्जाम में नंबर देके जाएंगे। और यहाँ पे होता यही कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट मालूम होता है, आप सब कुछ पढ़े हुए होते हो, लेकिन यही आपको एग्जैक्ट याद नहीं होता है और एग्जैक्ट पता नहीं होता कि अच्छा सिनोप्टिक कॉम्प्लेक्स कौन से स्टेज में बन गया, या काइजमेटा का फॉर्मेशन कौन से स्टेज पे हो गया, या क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में हो रही। कई बार तो आपको डायरेक्टली यही दे देता है कि क्रॉसिंग ओवर होने के लिए क्या चाहिए होता है और क्रॉसिंग ओवर किसके किसके बीच में होगा। तो आपको अच्छे तरीके से मालूम है होमोलॉगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो एक्सचेंज होगा उसको आप क्या बोलते हो, क्रॉसिंग ओवर बोलते हो। तो यही आपको दे देता है, इसी में कन्फ्यूजन हो जाता है, राइट। तो एग्जैक्टली एकदम जो एकदम कंसाइज इंफॉर्मेशन है, उस इंफॉर्मेशन को अब आपको रखने की ज़रूरत है। आपको ऐसे
सुपरफिशियली काम करने की जरूरत नहीं है। तो अभी आपके पास जो टाइम बचा हुआ है उन सभी में कंपैरेटिव एनालिसिस आप कर लीजिए, और इनके इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनको आप अच्छे से याद रख लीजिए, याद करना जरूरी है। सेल साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट जो फेजेस हैं आपको लाइक है इंटरफेज में जो जो चीजें हो रही हैं, कौन कौन से फेज में, जीवन में क्या हो रहा है, एस में क्या हो रहा है, जी टू में क्या हो रहा है। जैसे डीएनए सिंथेसिस कहाँ पे हो जा रही है, उसके लिए डीएनए पॉलीमरेज का कहाँ पे होगा, आरएनए का कहाँ पे होगा, या फिर बाकी सारे प्रोटीन का कहाँ पे होगा, और इस एम फेज में क्या क्या चीजें हो रही हैं, एकदम क्लियर पिक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए प्रॉपर तरीके से। मतलब अगर यहाँ से सवाल आए तो छूटने का कोई सवाल पैदा ही ना हो, ऐसा आप मतलब उसको रिवीजन करिए, और उस तरीके से उसको मतलब समझ करके जाइए कि हाँ जीवन फेज में यही होता है तो यही होता है, वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसके बाद अगर टेक्निक्स की बात किया जाए तो टेक्निक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया भी था। अब होपफुली कि आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझा भी होगा। माइक्रोस्कोपिक टेक्निक में खास करके आपको क्या क्या याद रखना है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के दोनों टाइप्स को लेकर के, दैट इज टेम और सेम को लेकर के, और टेम और सेम को लेकर के आपको कॉन्सेप्ट भी बता दिया था कि आपको 2D स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3D स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, सरफेस स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, और इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए क्या करना पड़ेगा। ये सब आपका बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। तो यहाँ से सवाल आपके बनते हैं और उनको आप अच्छे से पढ़ के जाइए। लाइट माइक्रोस्कोपी में खास करके आपको फेस कंट्रास्ट और डार्क डार्क फेस माइक्रोस्कोपी के बारे में ध्यान से पढ़ना है। फ्रीज फ्रैक्चर और फ्रीज इचिंग जो टेक्निक होती है वो बेसिकली, फ्रीज इचिंग और फ्रीज फ्रैक्चर जो टेक्निक होती है वो मेम्ब्रेन में जो भी आपके पेरीफेरल या इंटीग्रल प्रोटीन्स होते हैं, इसमें करते क्या है कि पूरी तरीके से माइनस मतलब कि क्रायो प्रिजर्व कर लेते हैं। अगर देखा जाए तो -186 डिग्री सेल्सियस पे क्या किया जाता है, सेल्स को रखा जाता है, इससे कि सारे लिक्विड पूरी तरीके से स्टेबल हो जाते हैं, सॉलिड हो जाता है, और फिर इसको क्या करते हैं, नाइफ से कट करते हैं। तो मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन होती है, मेम्ब्रेन के प्रोटीन को उसके एज इट इज पोजिशंस पे निकालने के लिए और विजुअलाइज करने के लिए इन दोनों टेक्निक का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, फ्रीज फ्रैक्चर का और फ्रीज एचिंग का। मतलब ये दोनों ही टेक्निक उस चीज पे बेस्ड होती हैं कि इनको पहले सेल्स को क्रायो प्रिजर्व किया जाता है लिक्विड नाइट्रोजन में, जिसका टेम्परेचर -186 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और इस टेम्परेचर पे लगभग सारी मूवमेंट क्या होती है, जीरो हो जाती है। तो फ्रीज हो जाता है पूरी तरीके से मेम्ब्रेन, और वो फ्रीज होने के बाद तो फिर इस मेम्ब्रेन को क्या करते हैं, नाइफ से इसे कट करते हैं, और कट करने के बाद ये जो प्रोटीन से इंटीग्रल होती है अंदर में धसी हुई, इन प्रोटीन्स को निकाल करके एनालाइज करने का काम करते हैं कि इनका ओरिएंटेशन क्या होता है। तो ये फ्रीज फ्रैक्चर और फ्रीज एचिंग जो टेक्निक है वो माइक्रोस्कोपी का एक पार्ट है, और जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के प्रोटीन्स को विजुअलाइज करने में क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये माइक्रोस्कोपी का टेक्निक भी काफी इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये वाला दैट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का लाइट माइक्रोस्कोप से कंपैरेटिव एनालिसिस भी आप करके जाइए, पढ़ के जाइए, ठीक है, कि इन दोनों में कैसे क्या कंपैरेटिवली एनालिसिस है, खास करके रेजोल्यूशन पावर को लेकर के। इसके बाद अगर आप लोग हैं कि चले गए? है सर। सर है। अच्छा, जी सर जी, बिल्कुल। ओके, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का। आई नो कि आप लोगों का बहुत प्रीशियस टाइम चल रहा है ये। जी बट जी मैं चाह रहा हूँ कि अभी थोड़ा-सा कुछ इस तरीके से चीज़ें हो जाएँ कि आपको मालूम चल जाए कि अभी 2-3 दिन में आपको और चीज़ें क्या पढ़ लेनी है, ठीक है? फंडामेंटल वाले जी प्रोसेस में और टेक्निक वाले में आपको डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन तीनों को यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक के कंपैरेटिवली एनालिसिस करके जाना है। मतलब ये तो आपको पता है ही कि डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, ट्रांसलेशन क्या होता है। आपको खास करके कंपैरेटिव पढ़ना है, और यूकेरियोटिक के केस में जो डीएनए पॉलीमरेज की यूनिट्स होती हैं, जैसे डीएनए कौन सा डीएनए पॉलीमरेज होगा जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के डीएनए को करेगा, कौन सा डीएनए पॉलीमरेज होगा जो कि न्यूक्लियस के डीएनए करेगा, कौन सा डीएनए पॉलीमरेज जिसके पास प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी नहीं होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होने के लिए कौन सा एक्टिविटी चाहिए होता है। तो आपको मालूम है अच्छे तरीके से 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो एक्टिविटी होती है, और 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो न्यूक्लियर एक्टिविटी होती है। जैसे 3 एक्टिविटी होती है, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस, और एक 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमरेज, राइट। इन तीनों एक्टिविटी से अलग अलग काम होते हैं, राइट। 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो होगी वो पॉलीमराइजेशन के लिए करता है। 5 प्राइम टू 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियस जो होती है वो क्या करता है, दैट इज द न्यूक्लियर एक्सक्लूजन के लिए करता है। क्या करता है, प्रूफ रीडिंग सर। एक्सक्लूजन। और 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो होगा वो क्या करेगा, दैट इज द प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करेगा। तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होने के लिए जो एक्टिविटी है दैट इज 3.5 है, और जबकि 5.3 जो होगी वो क्या होता है, जैसे कोई डीएनए है, उस डीएनए में से कोई जो बेस है, बेस पेयर जो खराब हो चुका है, उस बेस को वो वहां से निकालने का काम करता है, राइट। तो उसको आप बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन या एपी साइट जनरेशन करने के लिए।
तो ज़्यादातर आपसे सवाल इन दोनों से पूछे जाते हैं। तो डीएनए पॉलीमरेज़ जो यूकेरियोटिक में है, वो कई टाइप्स के होते हैं, मतलब कई यूनिट्स में होते हैं। अल्फ़ा है, बीटा है, गामा है, डेल्टा है, एप्सिलॉन, इस तरीके से। तो उनमें से डीएनए पॉलीमरेज़ कौन-सा है जो कि न्यूक्लियस के डीएनए को करेगा, कौन-सा है जो कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया करेगा, इनको अच्छे तरीके से आप याद रखिए। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, तीनों ही फंडामेंटल प्रोसेसेस में एक पेज पे कंपैरेटिवली आप लिख लीजिए कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में डिफरेंसेस कहाँ-कहाँ पे है और किस-किस चीज़ का है। डिफरेंस अगर आपको पता होगा तो आप आसानी से सवाल को कर ले जाएँगे। ज़्यादातर टाइम पे आपको डिफरेंसेस ही पूछे जाते हैं कि ये यूकैरियोटिक में कैसे होता है, प्रोकैरियोटिक में कैसे होता है। तो इस वाले यूनिट में पूरा तो आपको यही है कि इन तीनों प्रोसेस को अच्छे तरीके से रीड कर जाइए। कॉन्सेप्ट आपको मालूम है, आपको जो चीज़ें करनी है वो याद वाली कि कौन-कौन से फैक्टर कहाँ पे इनिशिएशन फैक्टर लग रहा है, कहाँ पे इलॉन्गेशन फैक्टर लग रहा है, कौन-सा रिलीजिंग फैक्टर लग रहा है। तो ये सारे फैक्टर जो हैं, उनको आप याद रखिए। आरएनए के केस में अगर आप बात करेंगे तो आरएनए में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो इंट्रान स्प्लाइसिंग का, और इसके बाद इंट्रान स्प्लाइसिंग के जो मैकेनिज्म हैं, उन पे आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। आरएनए पॉलीमरेज़ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लीजिए, कैसे आरएनए पॉलीमरेज़ डीएनए पॉलीमरेज़ से थोड़ा डिफरेंट है, और कैसे आरएनए पॉलीमरेज़ को प्राइमर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है जबकि डीएनए पॉलीमरेज़ को पड़ता है। तो ये थोड़ा अपने आप में मतलब एक पॉइंट बन जाता है काफ़ी अच्छा, जहाँ से सवाल आपके बनते हैं। बाकी आपका ये प्रोटीन सिंथेसिस है, प्रोटीन में आपको पूरा जेनेटिक कोडॉन में आपको जो चीज़ समझनी है उनकी प्रॉपर्टी के बारे में। जेनेटिक जो कोडॉन है वो कौन-कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, इन प्रॉपर्टी को भी लेकर के ऑप्शंस आपसे बन जाते हैं। इनिशिएशन सॉरी कोडॉन सर। कौन-कौन से हैं सॉरी सर। और स्टॉप कोडॉन कौन-कौन से हैं, ये सारे आपको कोडॉन अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ट्रांसलेशन की जो प्रोसेस है प्रोकैरियोटिक में यूकैरियोटिक में कैसे डिफर होती है, एफमेट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ये वाले भी सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो इनको सॉरी सर। हेलो हाँ सर, सॉरी सर। सर मैं ये कह रहा था सर, मैंने देखा था मगर वो ट्रांसलेशन वाले ना सर, वो नहीं थे सर। अगर सर अवेलेबल हो तो सर प्लीज। क्या नहीं है ट्रांसलेशन का पीडीएफ? ट्रांसलेशन के साथ सर नोट्स नहीं है, ट्रांसलेशन और जेनेटिक अच्छा नोबल ठीक है है, मैं तो। ठीक है, अगर नहीं होगा तो मैं ये क्लास खत्म हो जाएगी ना तो फिर मैं आप लोगों को दे दूंगा, और आप हाँ लोग सर प्लीज, अगर और सर भी जो अगर चीज़ की है तो। ज़रूरत हो, अभी मुझसे जितनी हेल्प चाहिए होगी आप बताना, फिर मैं आपको उसको अरेंज करके देता हूँ, ठीक है? सर मुझे अभी ट्रांसलेशन के वो अभी मैंने देखा था सर मेरी तरफ मगर से मुझे बोला मिला नहीं। हुआ था ईसीएम को लेकर के, एक्स्ट्रा सोलर मैट्रिक्स, जिसमें कि पूरा एडेशन मॉलिक्यूल था। अभी मैं उनकी इस डिमांड को पूरा नहीं कर पाया हूँ। आई नो मेरे माइंड में वो है, जैसे मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा तो उसको भी बना के दूंगा। और बाकी जैसे अभी आपने प्रोटीन ट्रांसलेशन के लिए बोला है तो वो भी हाँ पीडीएफ सर मैं आपको दे दूंगा, ठीक ट्रांसलेशन है? मैंने देखा था सर, उसमें था नहीं था सर कोई मॉलिक्यूल नहीं, वाइज। इट्स ओके, अगर नहीं है तो फिर मैं उसको आपको ज़रूर दे दूँगा, ठीक है? ठीक मतलब सर, मेरे ओके सर। हैंड पे जो चीज़ होगी जिससे आपका बेनिफिट है तो डेफ़िनेटली मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि आपको वो चीज़ मिल जाए। ओके, सो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर और देखा जाए यहाँ पे तो रिकॉम्बिनेंट मीन्स आरडीटी टेक्नोलॉजी में जितने भी एंजाइम्स आपको पढ़ाए गए उन एंजाइम्स का फंक्शन, जैसे खास करके आपको रिस्ट्रक्शन एंजाइम, इनकी प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए, और इनके जो टाइप्स हैं दैट इज टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इन तीनों का जो कंपैरेटिव एनालिसिस है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। आइसोसाइजोमर्स, नियोसाइजोमर्स का कॉन्सेप्ट क्या है, ये भी आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, एग्जाम में आपको सवाल बनने की पॉसिबिलिटी बनती है, राइट? तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का जो बेसिक प्रिंसिपल है, बेसिक जो एंजाइम्स हैं लाइक एज डीएनए, मतलब मॉलिक्यूलर ग्लू कौन सा है, मॉलिक्यूलर शियर कौन से हैं, कौन से एंजाइम से आप फॉस्फेट को रिमूव करते हो, ये सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बाद अगर मैं वेक्टर की बात करूं तो वेक्टर का सबसे इंपॉर्टेंट जो फीचर है वो एक ऑर्डर में आप याद रखिएगा, कैरिंग कैपेसिटी को लेकर के, राइट? कैरिंग कैपेसिटी क्या है, मतलब कितना डीएनए का फ्रेगमेंट आप इस वाली चीज़ से कर सकते हो, उसके एक ऑर्डर में रखिएगा कि प्लाज्मिड है, फिर कॉस्मिड है, फिर लैम्डा फाज है, फिर बैक है, फिर यैक है, फिर मैक है, इस तरीके से इनके ऑर्डर में आप अरेंज करिएगा कि आपको ये दे दिए जाते हैं। और जीनोम सीक्वेंसिंग कराने के लिए, डीएनए सीक्वेंसिंग कराने के लिए कौन से वेक्टर का आप यूज़ करते हो, ये भी आपको दे दिया है पीडीएफ, और अच्छे तरीके से आपको पता भी है, आप उनको भी थोड़ा देख करके जाइए। सीडीएनए लाइब्रेरी, जीनोमिक लाइब्रेरी में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डिफरेंसेस होगा, कैसे वो डिफर है, कौन सा एक्स्ट्रा एंजाइम उसमें लगता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का क्या यूज होता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टाइप रहेगा, टॉपिक रहेगा, ठीक है? तो पूरा जो वेक्टर है, वेक्टर का एनालिसिस, इसके साथ साथ में आरडीटी यूज में होने वाले एंजाइम का एनालिसिस, एंजाइम का कंपैरेटिव, और ये आपके जो जीनोमिक और सीडीएनए लाइब्रेरी है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन सीक्वेंसिंग अगर आप नहीं पढ़ के जा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन डीएनए सीक्वेंसिंग आप जरूर पढ़ के जाइए, और डीएनए सीक्वेंसिंग में खास करके सैंगर मेथड वाले का और केमिकल मॉडिफिकेशन वाले मेथड को किस किस नाम से जानते हैं, क्या उनका बेसिक अप्रोच है, किस बेसिस पे वो करते हैं,
इसको थोड़ा आप अच्छे तरीके से देख करके जाइए, मतलब पढ़ करके जाइए। यहाँ पे इम्यूनोलॉजी की अगर बात करें तो एलाइजा, रिया, रिस्ट, ये सब कुछ आपको बता दिया। रिस्ट एक टेक्निक है जो कि आपका हाइपर सेंसिटिविटी फर्स्ट को यूज कर, मतलब डिटेक्ट आउट करने के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो ये भी आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए था। एलाइजा, रिया का जो कॉन्सेप्ट है, एलाइजा के टाइप्स हैं आपके तीन, उन तीनों को भी कैसे आप उसको किस किस कंडीशन यूज करोगे। जैसे एंटीजन को एनालिसिस करनी है तो क्या करोगे, एंटीबॉडी का एनालिसिस करना है तो कौन सा एलाइजा करेंगे। तो ये एलाइजा और रिया, ये दोनों एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। इम्यूनोप्रेसिपिटेशन नहीं पढ़ेंगे तो भी काम चल जाएगा, और फ्लो साइटोमेट्री का भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये एलाइजा और रिया आपको जरूर जरूर पढ़ना रहेगा, ठीक है। इसके बाद बायोफिजिकल मेथड की बात किया जाए तो यहाँ पे एनएमआर बहुत इंपॉर्टेंट है। एनएमआर क्यों यूज करते हैं और एनएमआर से आप क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, ये आपके लिए जरूरी है। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे ज्यादा प्रोटीन केमिस्ट्री में यूज किया जाने वाली क्या है आपका, दैट इज द स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है। इसका क्या कॉन्सेप्ट है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। एनएमआर का कॉन्सेप्ट और यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी का कॉन्सेप्ट। इसके साथ साथ में मास स्पेक्ट्रोस्कोपी का, स्पेक्ट्रोमेट्री का आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि हाँ किस तरीके से ये मॉलिक्यूलर वेट को डिटरमाइन करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो एटलीस्ट ये तीन, और एक आपका पड़ता है सीडी और ओआरडी, कहीं दिया ही होगा फ्लोरिस, ये रहा सीडी। सीडी मॉलिक्यूल से आप, सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी से आप क्या क्या कर सकते हैं, सर्कुलर डाइकोलोजन से। तो ये तीन या चार आपको जरूर से जरूर इसमें से आपको पढ़ के जाना है बायोफिजिकल मेथड वाले में से। यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, और इसके बाद मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और सीडी एंड ओआरडी। ये चारों अगर आप पढ़ लेते हैं तो ये वाले टॉपिक से भी आपका काम लगभग लगभग क्या होगा, हो जाएगा। ये माइक्रोबायोलॉजी वाला पूरा टॉपिक है, दैट मीन्स होस्ट, पैरासाइट एंड सेल कम्युनिकेशन। यहाँ पे आपको ये वाले टॉपिक से आपको ऐसे सवाल आएंगे जो कि नॉर्मली आप आसानी से अपने, मतलब अगर आपका जो सेंस है काफ़ी ठीक है और आपने पढ़ा हुआ है तो इसको आप वैसे भी करके लेके चले जाओगे। मतलब आपको इसके लिए बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप छोड़ दीजिए उस बेसिस पे कि आपने जो कॉन्सेप्ट अब तक पढ़े हैं इम्यूनोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, सेल बायोलॉजी में या माइक्रोबायोलॉजी में, उसके बेसिस पे सवाल ये लगा ले जाएंगे। सेल सिग्नलिंग में हार्मोन्स है, हार्मोन्स की प्रॉपर्टी, हार्मोन्स का जो क्लासिफिकेशन है खास करके केमिकल नेचर पे, जैसे कौन सा हार्मोन्स है जो कि स्टेरॉयड नेचर का है, कौन सा हार्मोन्स है जो कि पेप्टाइड नेचर का है, कौन सा हार्मोन्स है जो कि प्रोटीन नेचर का है। तो उनका जो केमिकल नेचर है प्रोटीन का, ये आपको पता होना चाहिए। और किस टाइप के केमिकल हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर सेल के सरफेस पे होगा और किस टाइप के लिए क्या होगा, इंटरनल होगा। तो ये आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट और क्रूशियल आपका टॉपिक होगा कि सेल सरफेस रिसेप्टर किसके किसके लिए हैं। एक्सेप्शन भी जरूर आप नोट करके जाइए, एक्सेप्शन से सवाल आपको बनने की पॉसिबिलिटी बनती है, राइट। तो सेल सरफेस रिसेप्टर और इंटरनल रिसेप्टर दोनों के लिए ही आपके पास पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि किस टाइप के केमिकल होंगे, हार्मोन्स का नेचर होगा कि इसके लिए ये होंगे, ठीक है। इसके बाद सेल सिग्नलिंग में आपको 6 मैंने पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे सिर्फ जीपीसीआर का ही दे रखा है। आप जीपीसीआर के बारे में ठीक तरीके से पढ़ लीजिए, एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए कि कौन सा मैकेनिज्म या कौन सा पाथवे जीपीसीआर के थ्रू आपकी बॉडी में चल रहा है। सेकेंडरी मैसेंजर का एग्जाम्पल आप याद रखिए, कैल्शियम, डैग, ये सब आपको एग्जाम्पल लिखा दिया IP3 का। तो यही सबसे ज़्यादा आपसे पूछे जाने वाले सेकेंडरी मैसेंजर है, राइट। IP3, डैग और कैल्शियम, ये आप तीनों आप अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। सेल कम्युनिकेशन में आपको यहाँ पे, मतलब इसी का नोट्स अभी मैं आपको नहीं दे पाया हूँ, ये गैप जंक्शन का, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का, इंटीग्रीन का, इन सभी का। ये अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से मॉलिक्यूल होते हैं जो कि सेल को कम्युनिकेट कराने में, एक नेबरिंग जो सेल्स होती हैं उनको कराने में हेल्प करती है। तो ये वाला तो मैंने आपको नोट्स नहीं दिया है, तो अभी अगर आपने इसको पढ़ा है तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, जो जो भी चीज़ें हैं, खास करके ये एडहेसिव जो मॉलिक्यूल है, मतलब कि किस तरीके से सेल का एडेशन होता है, और वहाँ पे जो गैप है, गैप जंक्शंस का क्या रोल है, एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स का क्या फंक्शन होता है, ये पूरा का पूरा टॉपिक पे 3 चीज़ आपको जरूर से जरूर पढ़ करके जाना है। कैंसर की पूरी बायोलॉजी, कैंसर के टाइप्स, खास करके टिश्यूज के बेसिस पे, जैसे कि आपको 4-5 कैटेगरी का मैंने बताया था, तो उन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। और इसके साथ साथ में ट्यूमर सप्रेसर जीन का फंक्शन क्या है, ट्यूमर सप्रेसर जीन का क्या क्या रोल हो सकता है, इसको पढ़िए। कैंसर कॉज करने के लिए म्यूटेशन कहाँ पे होना चाहिए, इसको पढ़िए। सेल साइकिल का कैंसर होने के लिए क्या रिलेशन है, इन चीज़ों को भी अच्छे तरीके से आप पढ़ के जाइए। तो ये वाली पूरी यूनिट ही आपको काफ़ी वेटेज दे के जाएगी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से। इम्यूनोलॉजी में मुझे नहीं लगता है कि अभी आपको कुछ ऐसा चीज़ होगा जो कि परेशान कर सकता है इस यूनिट में, खास करके आपको दैट इज़ एंटीबॉडी और एंटीजन, इन दोनों को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। एंटीबॉडी की क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे कि कौन कौन से ऐसे
कौन-कौन से ऐसे एंटीबॉडी है जहाँ पर आपका दैट इज़ हिंज रीजन नहीं पाया जा रहा है, कौन-कौन से ऐसे एंटीबॉडी है जहाँ पे जिनका सब क्लासेस नहीं होता है, कौन-कौन से ऐसी एंटीबॉडी है जिनके पास सब क्लासेस होती हैं, कौन सा एंटीबॉडी है जो कि प्लेसेंटा क्रॉस कर बहुत सारे आपके कॉमन क्वेश्चंस बनते हैं। तो एंटीबॉडी को जरूर से पढ़ के जाइए। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी को भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ करके जाना है। क्या हाइब्रिडोमा का कॉन्सेप्ट है, एचजीपीआरटी का क्या रोल होता है, हेड मीडिया का क्या कॉन्सेप्ट है, एमिनोटेरिन क्या है, किस तरीके का नेचर शो करता है, और इससे लगभग मोस्टली जो टॉपिक्स होते हैं उन सभी के लिए आपको एक इम्यूनोलॉजी का टेस्ट कराया था। उस टेस्ट पेपर को अगर आप पूरी तरीके से सही से पढ़ के जाते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ ज़्यादा याद करने की और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इस टॉपिक से मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटी थी क्वेश्चन बनने की वो सारा बना करके आपको इस पीडीएफ में दे दिया, उसके आंसर भी आपको दे दिए गए हैं। तो होपफुली वो पीडीएफ अगर आप ठीक से पढ़े होंगे तो आपके एग्ज़ाम में काफ़ी वो हेल्प करेगा। डेवलपमेंटल बायोलॉजी फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। यहाँ पे आपको गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप बहुत अच्छे से समझ के ही जाइए। गैमेटोजेनेसिस का नोट्स भी आपको दे दिया। गैमेटोजेनेसिस में oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस का दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस और टेक्निकल टाइप से थोड़ा सा पढ़ने की आपको ज़रूरत है। लाइक अगर सपोज कोई आपको बता दे या पूछ दे कि 50 स्पर्म सेल्स और 50 ओवा सेल्स आपको बनाने हैं, राइट? तो इन दोनों के लिए कितनी साइकिल्स आपकी गैमेटोजेनेसिस की चलेगी, कितनी साइकिल आपकी oogenesis की चलेगी, तो इसके बारे में ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं और इनको भी आप अच्छे से देख लीजिए। तो समझ लीजिए और जान लीजिए। आपको पता है कि oogenesis की एक प्रोसेस के थ्रू सिर्फ एक सिंगल ओवा सेल्स क्या होता है, बनता है, जबकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में एक साइकिल से क्या होते हैं, 4 स्पर्म सेल्स बनते हैं, राइट? तो उसके लॉजिक के बेसिस पे आप बता सकते हैं कि 50-50 अगर बनाना है तो कितना नंबर ऑफ साइकिल यहाँ पे चलेगा। तो oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस को ठीक से पढ़ लीजिए। फर्टिलाइजेशन का जो पूरा प्रोसेस है, जैसे कौन रिएक्शंस क्या होते हैं, या रिसेप्टर या फिर एग्लूटिनेशन रिएक्शंस मतलब दैट इज एक्रोसोमल रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं, एक्रोसोम में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, स्पर्म सेल्स का पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर, ओवा सेल्स का पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर, उनके मेम्ब्रेन, उनके फंक्शन, ये सब कुछ आपको बहुत क्लियर कट तरीके से समझना और उसको याद करने की ज़रूरत है। गैमेटोजेनेसिस से लेकर के मतलब कि पूरा आपका रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन से लेकर के एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तक के जो प्रोसेसेस होते हैं, लाइक एस फर्टिलाइजेशन है, जाइगोट है, मारुला है, ब्लास्टुला है, गैस्टुला है, एम्ब्रियो है, इस तरीके का पूरा जो स्टेप होता है उनको सीक्वेंस में अच्छे तरीके से आप याद रखिए। ये वाले में अगर आप देखिए मार्फोजेनेसिस एंड ऑर्गेनोजेनेसिस इन एनिमल्स में, तो आपका ये सी एलिगेंस के में दे रखा है वल्वा फॉर्मेशन का। वल्वा फॉर्मेशन होने के लिए सी एलिगेंस में एक पूरा मैकेनिज्म होता है। यहाँ पे सेल्स लगती हैं, करीब 21 या 22 सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तब जा करके पूरा बनता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो अभी आप इनको ध्यान मत दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो 1-2 क्वेश्चंस आएंगे इसके बेसिस पे आप लगा पाएंगे। हाँ, यहाँ पे जो चीज़ आपको और पढ़नी होगी वो क्या क्या है, क्लीवेज का पैटर्न, मतलब किस तरीके क्लीवेज होगा, कौन से टाइप के ऑर्गेनिज्म में, फाइलम में, और इसके बाद एग का टाइप, राइट? कि जैसे उनके यॉर्क शैक के बेसिस पे एग का क्लासिफिकेशंस किया गया। तो एग का क्लीवेज और एग का क्लासिफिकेशंस ये गैमेटोजेनेसिस के साथ साथ में ये भी क्या है आपके इम्पोर्टेंट है। इसके साथ साथ में प्लेसेंटेशन का भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा कि किस तरीके की प्लेसेंटेशन हो रही है नॉर्मल्स में, बाकी अदर कॉर्डेट्स में। तो अगर आपके पास कहीं पे मटेरियल है, आपने कहीं से पढ़ा है, तो उसको रिवीजन जरूर से जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आपको पूरा गैमेटोजेनेसिस, पूरा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के सारे स्टेजेस, मोरुला में क्या हो रहा है, ब्लास्टुला में क्या हो रहा है, गैस्टुला में क्या हो रहा है, क्लीवेज में क्या हो रहा है, कितने एक सेल्स का मोरुला होता है, कितने सेल्स का मोरुला होता है, कितने का ब्लास्टुला होता है, और जर्म लेयर का फॉर्मेशन कहाँ पे हो रहा है, किस स्टेज पे आप डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि ये डिप्लोब्लास्टिक है कि ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये सब कुछ आपको ठीक तरीके से पता होना चाहिए। अगर नेक्स्ट यूनिट की बात करें एनिमल फिजियोलॉजी की, सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका इस पूरे यूनिट में चीज़ें बनती हैं वो क्या क्या हैं, ये वाले टॉपिक को आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ये पूरा ना अच्छे तरीके से इम्यूनोलॉजी में पढ़ करके आ चुके हैं। पूरा हीमेटोपोइसिस का प्रोसेस, सारे फॉर्म्ड एलिमेंट, उनका पूरा फंक्शन, राइट? हीमोग्लोबिन का फंक्शन आपने प्रोटीन वाली क्लास में पढ़ा ही है, किस तरीके से हीमोग्लोबिन का कर्व होता है ऑक्सीजन के बाइंड करने पे। होम्योस्टैटिस की प्रोसेस क्या है इसको आप देख सकते हैं। अदरवाइज बाकी कुछ इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आपको ईसीजी ये जरूर आप पढ़ के जाइए, इससे आप क्या कर सकते हैं, क्या काम करता है। ईईजी से क्या कर सकते हैं, ईसीजी और ईईजी दोनों का अच्छे तरीके से एक देख लीजिए। 5 से 10 मिनट आपको लगेगा समझने में कि आप किस तरीके से उसको काम कर सकते हैं।
रेस्पिरेटरी सिस्टम में अगर आप बात करेंगे तो गैसियस एक्सचेंज की जो है मतलब पूरा हार्ट का मैकेनिज्म कि किस तरीके से आपने रेस्पिरेशन लिया, मतलब ऑक्सीजन आपने लिया तो ये पूरा आपके लंग्स में गया, और लंग्स में जाने के बाद पूरा आप वहाँ से फिर क्या होगा, लेफ्ट ऑरिकल में आपके जा रहा है कहाँ पे, हार्ट में, फिर दैट इज लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर इसके बाद अरोटा से निकल के पूरी बॉडी में, फिर पूरी बॉडी से CO2 पिकअप करेगा, फिर आकर कहाँ पे जाएगा, राइट ऑरिकल में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर इसके बाद पल्मोनरी जो आर्टरी होगी उससे CO2 क्या होगा, बाहर निकल जाएगा। राइट, तो याद रखिएगा कि बेसिकली जो आपके ब्लड का पूरा सर्कुलेशन है जिसमें आप इंस्पिरेशन और एक्सपायरेशन की बात करते हो, तो ये पूरा ईसो मतलब ट्रैकिया से होता हुआ ऑक्सीजन आपका पहले कहाँ पे जाता है, दैट इज द लंग्स में। राइट, और ये लंग्स से होता हुआ फिर कहाँ पे जाएगा आपका, दैट इज हार्ट में। राइट, तो ये लंग्स का पूरा जो एरिया होता है पूरी तरीके से ब्लड से क्या है, फिल्ड होता है। तो यहाँ पे आपका ऑक्सीजन क्या करता है, आकर के डिफ्यूज होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन ये पिकअप करेगा, और यहाँ से निकल करके हार्ट के जो 4 चैम्बर स्ट्रक्चर आपने पढ़े हुए हैं, इन 4 चैम्बर हार्ट के आपके यहाँ पे लेफ्ट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल एंड राइट वेंट्रिकल। राइट, इस तरीके से होता है। तो पहले यहाँ पे क्या करेगा, एंट्री करेगा, और एंट्री करने के लिए जो यहाँ पे आर्टरीज हैं ये पल्मोनरी वेन्स है। राइट, याद रखिए कि आर्टरीज एंड वेन्स, नॉर्मली आर्टरीज क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं नॉर्मल कंडीशंस में, और वेन्स जो होती हैं वो CO2 को कैरी करती हैं। राइट, लेकिन हार्ट के केसेस में उल्टा हो जाता है, आर्टरीज जो होती हैं वो प्योर मतलब इम्प्योर को, और वेन्स जो होती हैं वो प्योर को क्या करती हैं, कैरी करती हैं। तो आपसे यहाँ से कई सारे सवाल पूछे जाते हैं, बाइकैस्पिड वॉल कहाँ पाई जाती है, ट्राइकैस्पिड वॉल कहाँ पे पाई जाती है, एसए नोड क्या होता है, एवी नोड क्या होता है, पेस मेकर का काम कौन करता है, पेस सेटर का काम कौन करता है, प्रोकेंजिया फाइबर कहाँ पे होते हैं, प्रोकेंजिया फाइबर का रोल क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चैम्बर में जाती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन से चैम्बर में जाता है। राइट, ये तमाम क्वेश्चन आपको यहाँ से बनते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए कि किस तरीके से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन जो है वो आता है, और किस तरीके से पूरा हार्ट पंप करता है, और पंप होने के बाद सारा जो ब्लड है वो फिर से सेल्स से CO2 को पिकअप करके कैसे राइट ऑर्टिकल में आएगा, राइट ऑर्टिकल से लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर इसके बाद पल्मोनरी आर्टरी से क्या होगा, ये फिर से लंग्स में चला जाता है। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। यहाँ से कुछ न कुछ सवाल आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेगा ही मिलेगा कि किस तरीके से अरेंजमेंट यहाँ पे है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम आप जरूर पढ़ के जाइए। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से आपको ECG और EE आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। नर्वस सिस्टम में अगर आप पढ़ सकते हैं अच्छे तरीके से तो आप डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन और पोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए कि मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल है किस कंडीशन में आप उसको पोलराइज्ड बोलेंगे, किस कंडीशन में आपको उसको डीपोलराइज बोलेंगे, किस कंडीशन में आप उसको रीपोलराइजेशन बोलेंगे, और किस पोजीशन पे आप हाइपरपोलराइजेशन बोलेंगे। राइट, तो ये जो पीक होता है ये पीक आपको कई सारे पॉइंट को बताता है, और नॉर्मल कंडीशंस पे सोडियम आयन का और पोटेशियम आयन का किसके लिए ब्लॉकेज है, किसके लिए परमिएबिलिटी है, मतलब परमिएबल है और इम्परमिएबल है, और हाइपरपोलाइजेशन होने के लिए कौन सा आयन रिस्पॉन्सिबल होगा, डीपोलाइजेशन होने के लिए कौन सा वो होगा, रीपोलाइजेशन होने के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होगा। ये सब कुछ आपको इस नर्वस सिस्टम से पढ़ करके जाना है, ये अच्छे से आप याद रखिए। ठीक है, तो यहाँ से आपके ये हो जाएंगे। सेंसरी ऑर्गन्स में अगर आप पढ़ते हैं कि हियरिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, विजन कॉन्सेप्ट क्या है, तो ठीक है, अदरवाइज बहुत आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। स्क्रेटरी सिस्टम जरूर आप अच्छे तरीके से पढ़ के जाइए, खास करके ADH हार्मोन्स का रोल किस तरीके से वो काम करता है, एक्सक्रीशंस करने के लिए किस तरीके से आपके ब्लड का मतलब पूरा ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, बाउमेंस कैप्सूल का रूल क्या होता है, और किस तरीके से जो फिल्ट्रेट है वो फिल्ट्रेट का जो ग्रेडियंट होते हैं हेनले लूप में आपको जिस तरीके से दिखाई देता है, वो हेनले लूप की कौन कौन से पार्ट में क्या क्या चीज़ें आपकी रीअब्जॉर्ब होंगी, कौन कौन सा बाहर जाएंगी, ये आपका कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपको पढ़ने की ज़रूरत है। थर्मो रेगुलेशन में याद रखिए आपका जो फाइलम कॉर्डेटा है उसके जो 5 मेंबर्स हैं, लाइक फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं, फिर इसके बाद बर्ड्स हैं, फिर इसके बाद मैमल्स हैं, फिर एम्फीबिया हैं, उनमें से कौन कौन से हैं जो पॉइक्लोथर्म हैं जिसको कि आप कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बोलते हो, कौन कौन से हैं जो कि आपके वार्म ब्लडेड हैं जिनको कि आप होम्योथर्म के नाम से जानते हो, और इनमें हीट को मेंटेन करने के लिए रेगुलेट करने के लिए क्या मैकेनिज्म चलता है। राइट, तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेशन के बेसिस पे 2 कैटेगरी डिवाइड किया गया, कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड। तो कौन से फाइलम कोल्ड के हैं, कौन से फाइलम वार्म के हैं, उनको आप याद रखिए। डाइजेस्टिव सिस्टम से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि अलग अलग डाइजेस्टिव ऑर्गन्स में लाइक एस बक्कल कैविटी में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, लीवर में, पैंक्रियाज में,
और इसके साथ में गॉल ब्लैडर से क्या क्या सेक्रेटरी जूस निकलते हैं, किसका कितना पीएच होता है, कौन सा एंजाइम निकलेगा, क्या किसका रोल होगा, ये आपका एक पेपर पूरा लिखा होना चाहिए। जैसे बक्कल कैविटी में सलाइवरी एमाइलेज काम कर रहा है, उसका पीएच कितना होगा, क्या काम करेगा वो। अगर आप स्टमक में आते हैं तो यहाँ पे गैस्ट्रिक जूस होती है जो कि गैस्ट्रिक वॉल से निकलती है, तो गैस्ट्रिक जूस को में क्या क्या चीज़ें होंगी, एचसीएल का क्या रोल होगा, म्यूकस का क्या रोल होगा, पेप्सिनोजेन का क्या रोल होगा, पेप्सिन कैसे काम करेगा, राइट। जैसे ही आप ड्यूडेनम की तरफ आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर आपके पास 2-3 सिग्नेशन आ जाएगा। पेंक्रियाटिक जूस से पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस जाएगा, लीवर से आपका दैट इज आएगा, और फिर इसके बाद गॉल ब्लैडर से आएंगे तो बाइल जूस का कॉन्सेप्ट क्या है, पेंक्रियाटिक जूस का कॉन्सेप्ट क्या है, इंटेस्टाइनल जूस का कॉन्सेप्ट क्या है, बाइल जूस में क्या क्या चीज़ें होंगी, कौन सा आपका फैक्टर होगा, बाइल जूस का रोल क्या होगा, इमल्सिफिकेशन की प्रोसेस क्या होती है, पेंक्रियाटिक जूस का क्या क्या रोल होगा, पेप्सिनोजेन क्या काम करेगा, या फिर ट्रिप्सिन क्या काम करेगा, लाइपेज क्या काम करेगा, प्रोटीएज क्या काम करेगा। ये सारे जो फंक्शन हैं डाइजेस्टिव सिस्टम से आपको जरूर से जरूर पढ़ करके जाना है। सबसे जो इम्पोर्टेंट और वेटेज वाला पोर्शन है पूरी फिजियोलॉजी में वो है आपको इंडोक्राइनोलॉजी, पूरा हार्मोन्स का मैकेनिज्म, खास करके आपका पिट्यूटरी ग्लैंड और इसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, इनके जो फंक्शन है, इनके हार्मोन्स और उनके फंक्शंस को ठीक तरीके से चार्ट बना करके रट जाइए। मैं तो यही कहूँगा कि उसको आप रट जाइए, ठीक है। तो इंडोक्राइनोलॉजी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि यहाँ से एग्जाम में सवाल आपके आएंगे, खास करके पिट्यूटरी ग्लैंड से और एड्रिनल ग्लैंड से। ये दो ग्लैंड तो आपको ठीक से पढ़ के जाना है। हाइपोथैलेमस अगर आपने पढ़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। तो ये था पूरा आपका इधर तक के यूनिट का। इनहेरिटेंस बायोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्रोमोसोमल एबरेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसमें आपको मोनोसोमी, नेलीसोमी, ट्राइसोमी, टेट्रासोमी, डबल मोनोसोमी, राइट, ये वाले जो कॉन्सेप्ट आते हैं इनको आपको ठीक से याद रखना पड़ेगा। डाउन सिंड्रोम, पटाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, क्लिफिंटर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम का पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि किस किस क्रोमोसोम के नंबर पे होता है, ये आप जरूर से जरूर एक चार्ट बना करके बना लीजिए। अगर नहीं बनाए हैं तो उसको रट जाइए कि क्रोमोसोम नंबर ऑटोसोमल कौन सा है, सेक्स क्रोमोसोम कौन सा है, कौन से क्रोमोसोम नंबर पे है। तो ये पूरा आपको ठीक से अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। मेंडेलियन का जो एक्सटेंशन है लाइक एज को डोमिनेंस है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, और प्लियोट्रॉपी इफेक्ट है, या फिर आपका एपिस्टैटिस है, तो ये सारे आपके बड़े कॉमन से हैं। इनका की कॉन्सेप्ट आप जानते रहिए कि किस केस में को डोमिनेंस होगा, किस केस में इनकम्प्लीट डोमिनेंस होगा, प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या है, एपिस्टैटिस का मतलब क्या है, इनका रेशियो कैसा आएगा, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस और रेसिप्रोकल क्रॉस, इन तीनों का कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए। टेस्ट क्रॉस का अगर मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस कराते हैं तो क्या रेशियो आएगा, डाइहाइब्रिड कराएंगे तो क्या रेशियो आएगा, राइट। तो ये रेशियोज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इन रेशियोज को ठीक तरीके से आप समझ लीजिएगा। सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट है अच्छे तरीके से आपको पता ही है, बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, बताने की उसमें कुछ भी ज़रूरत नहीं है। जीन मैपिंग में आपको लिंकेज ग्रुप निकालने आना होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं अपनी बारे में पूछूं कि हम ह्यूमन बॉडी में लिंकेज ग्रुप कितना है, तो आप क्या बताओगे, कैसे निकालते हो लिंकेज ग्रुप आप? तो फीमेल में 23, मेल में 24। फीमेल में 23 यस सर। और मेल में मेल में 24। 24, ऐसा क्यों? सर वो वाई की वजह से, वाई अलग काउंट होगा इसमें, एक्स और वाई अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। वाई पूरा अलग ग्रुप बनाएगा। यस तो आप सर, मुझे एक्स ये और वाई के बताइए, दोनों का अलग अलग ग्रुप बनते हैं। मेल के केस में हैप्लॉइड नंबर ऑफ सेल्स कितने हैं, एन की वैल्यू कितनी है? एन तो 23 है दोनों में, एंड ऑटोसोमल 22 है दोनों में। एंड ऑटोसोमल 23 है, राइट, मतलब 22 है। नहीं नहीं, ऑटोसोमल 22 है दोनों में, फीमेल में भी मेल में ही। सेक्स क्रोमोसोम की वजह से लिंकेज ग्रुप बढ़ जाता है मेल में। ओके, तो लिंकेज ग्रुप को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से आप लिंकेज ग्रुप निकालते हो? हैप्लॉइड सेट हैप्लॉइड सेट ना, की। तो फिर हिसाब से आपके मेल और फीमेल दोनों बराबर बराबर आना चाहिए। नहीं सर, वो हेट्रो वो है ना उसमें, हेट्रोमॉर्फी हेट्रोक्रोमोसोम है ना, एक्स और वाई अलग अलग, इसकी वजह से। नहीं, तो कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है आपकी बात को हम समझ रहे हैं, मतलब आपका कहना ये है कि उसमें एक्स और वाई है इसलिए उसको दो अलग अलग काउंट करते हैं, जबकि फीमेल में दोनों एक्स एक्स है इसलिए उसको एक काउंट करते हैं, ठीक है। लेकिन सपोज अब जैसे आप फॉर्मूला याद रखिए, अगर आपको वहाँ पे ऐसे
सिर्फ ह्यूमन बीइंग देता है नॉर्मल केस में, तो फिर आप ये 23 लगा के आइएगा, और अगर आपका 20 लगाएंगे। अगर पूछता है तो फिर आप उसको डिफरेंशिएट करिएगा। नॉर्मली आप सर ये इसलिए कंफ्यूज आ रहा था कि अगर वीड वाला केस आता है ना, उसमें गड़बड़ हो जाती है। एक्चुअली वीड देखिए, सिक्स जैसे जैसे सिक्स जहाँ एक्स। पे जो जीनोम ही अगर अगर वो टेट्राप्लॉइडी में होगा या हेक्साप्लॉइडी में होगा, प्लांट में ना ये सब सिस्टम भी चलता है, तो उस केसेस में उसमें दिक्कत आती है, हमें तो हैप्लॉइड सेट बताना होता है हाँ, लिंकेज बस में। आप ये याद रखना कि जो लिंकेज ग्रुप होता है उनको निकालने का फॉर्मूला यही है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो जितना भी आपको नंबर दे रखा होगा उसका हैप्लॉइड आप निकालना। नॉर्मली डिप्लॉयड कंडीशंस वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके लिए अप्लाई होता है, जिनका टेट्राप्लॉइडी या हेक्साप्लॉइडी है, फिर वहां पे हैप्लॉइड निकालने में भी प्रॉब्लम होती है, तो फिर थोड़ा दिक्कत होता है। तो ओके। लिंकेज ग्रुप को आप समझ जाइए कि क्या कॉन्सेप्ट होता है। लिंकेज का क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन से क्या रिलेशन है, किस तरीके से लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर आपस में एक दूसरे से डिफर हैं, ये भी आपको समझना रहेगा कि किस कंडीशंस में आपका लिंकेज होगा, किस कंडीशन में क्रॉसिंग ओवर होगा। रिकॉम्बिनेशन जो है वो प्रोडक्ट है क्रॉसिंग ओवर का, तो आपसे दे दिया जाता है 50% रिकॉम्बिनेशन है, 50% नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? तो अगर 50% रिकॉम्बिनेशन का मतलब ये हो जाता है कि जो न्यू करेक्टर बन रहा है उसमें से 50% आपके क्या है, न्यू है, और 50% क्या है आपके, दैट इज द पेरेंटल है। तो लिंकेज का और रिकॉम्बिनेशन का मीन्स क्रॉसिंग ओवर का जो कॉन्सेप्ट है वो ठीक तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। म्यूटेशंस की अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जीन म्यूटेशंस का आपकी इंपॉर्टेंस है। जीन म्यूटेशंस में आपको कई सारे आते हैं, साइलेंट म्यूटेशन आता है, नॉनसेंस म्यूटेशंस आते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशंस आता है, राइट। तो इस तरीके की जो म्यूटेशंस होते हैं उनको आप अच्छे से याद करके जाइए, पढ़ करके जाइए कि हाँ क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, गेन ऑफ फंक्शंस में क्या हो रहा है, लॉस ऑफ फंक्शंस में क्या हो रहा है। गेन ऑफ फंक्शंस को आप बोलते हो रिवर्स म्यूटेशन, और लॉस ऑफ फंक्शंस को बोलते हैं फॉरवर्ड म्यूटेशन। मतलब अगर कोई जीन जो कि अभी फंक्शनल नहीं थी, म्यूटेशन हो जाने के बाद वो फंक्शनल स्टेट में आ गई, तो उसको आप बोलते हो गेन ऑफ फंक्शन। और अगर कोई जीन जो कि आपका फंक्शनल स्टेट में था लेकिन म्यूटेशन हो जाने के बाद क्या हो गया, उसका फंक्शन लॉस हो गया, उसे आप बोलते हैं लॉस ऑफ फंक्शन। तो इसको आप फॉरवर्ड म्यूटेशंस के नाम से भी जानते हो। तो जर्मिनल वर्सेस सोमैटिक जो म्यूटेशंस होती हैं वो दोनों सेल्स में हो सकती हैं। जर्मिनल में होगा तो वो इनहेरिटेंट करेगा, मतलब कैरी आउट करेगा, और अगर आपका सोमैटिक में होगा तो उसी जनरेशन में क्या होगा, फिनिश हो जाएगा। तो म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट काफ़ी ईजी है, उसको लेकिन ठीक तरीके से पढ़ के जाइए। यहाँ पे आप देखिए सॉरी दे रखा है स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल अल्टरेशंस ऑफ अ क्रोमोसोम नंबर, जिसमें डुप्लीकेशन, डिलीशन और इन्वर्जन एंड ट्रांसलोकेशन, प्लॉइडी एंड देयर जेनेटिक इम्प्लीमेंटेशन है। तो डिलीशन के एग्जांपल कौन से, जैसे क्राइडोचैट क्रोमोसोम नंबर 5 पे क्या है आपका डिलीशन का एग्जांपल होता है। ऐसे ही आपको इन्वर्जन, ट्रांसलोकेशन, इन सब के बारे में भी आपको पढ़ना है, इनका भी नोट्स आपको दिया हूँ, होपफुली कि आप उसको ठीक से समझ लेंगे। रिकॉम्बिनेशंस में आप पहले भी पढ़ ही चुके होंगे, तो वही चीज़ आपको है। मिलाकर के ये है कि इनहेरिटेंस बायोलॉजी में आपको जो चीज़ ध्यान देने वाली है वो यही, ये वाला टॉपिक पूरे आपके ठीक तरीके से, दैट इज कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी और एपिस्टैटिस, ये सारे जो जीन होते हैं उनको अच्छे तरीके से आपको पढ़ना है। इसके बाद इन दोनों के आपके जो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो हैं F2 जेनेसन्स की, ये आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल लिंक्ड जीन का जो कैरेक्टर है, इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है, उनके कुछ डिजीज होते हैं, उनको भी ठीक तरीके से आप समझ करके याद रख लीजिए, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में पेपर कर पाएँ। एनिमल सिस्टमेटिक की अगर बात किया जाए तो देखिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अब तक फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर पढ़ रखे हैं और उनके आपको एग्जाम्पल याद हैं, तो आप सिर्फ उनके फीचर को ही पढ़ करके उनके एग्जाम्पल को आप रखिए। ज़्यादातर केसेस में यहाँ से सवाल आपको उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही पूछ दिए जाते हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी है तो ये कौन से फाइलम का मेंबर होगा। और इन सभी में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, लाइक एस सिलेंड्रेटा है, आर्थ्रोपोडा है, एनालिडा है, मोलस्का है, ये चार को तो आपको ठीक से पढ़कर जाना होगा। और एक है प्लेटीहेल्मिन्थेस। सो प्लेटीहेल्मिन्थेस, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, सिलेंड्रेटा, और इधर से एक आपका प्रोटोजोआ। ये 4-5 फाइलम ऐसे हैं जिनकी फीचर्स आपको पता होने चाहिए, और कौन सा इसमें रेडियल सिमेट्री होती है, किसमें बायलेटरल सिमेट्री होता है, कौन सा डिप्लोब्लास्टिक है, कौन सा डिप्लोब्लास्टिक है, या फिर इस तरीके से। और इसके साथ साथ में आपको ये भी ध्यान देना होगा कि हाँ इनके जो फीचर्स हैं, दैट इज किनकी बॉडी सेगमेंटेड है, किनकी बॉडी नहीं है। तो ये सारे जो फीचर के बेसिस पे इनको क्लासिफिकेशन किया गया है, इनका फीचर आप अच्छे से देख लीजिए। इसके साथ साथ में इन सभी में रेस्पिरेटरी ऑर्गन और स्केटरी ऑर्गन कौन से होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाइक एज
अब आर्थ्रोपोडा में आपको पूछ दिया जाता है कि हाँ रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होगा या इनका इनका रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होगा। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन और रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन दोनों को, इनके आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एनालिडा, सेलेंटेटा, इन सबको ठीक से आपको पढ़ना रहेगा। ये वाले यूनिट में ज़्यादा आपको टाइम देने की जरूरत नहीं है, जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से कर लीजिए। इकोलॉजी, इकोलॉजी में आपको कुछ भी ऐसा टफ सा नहीं लगेगा जो कि आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा। आप पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप ठीक तरीके से समझे हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पे होने वाली नहीं है। स्पीसीज इंटरेक्शंस में आपको पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव न्यूट्रल, ये वाले आपको रिलेशंस पढ़ करके जाने हैं। कॉमनसिलिज्म, एमनसिलिज्म, पैरासिटिज्म और प्रीडेशन, राइट, ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं क्या हैं, इनके एग्जाम्पल आपको पढ़ करके जाने होंगे। इसके साथ साथ में इकोलॉजिकल रूल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एलन्स रूल, बर्गमैन्स रूल, ये सारे जो रूल्स होते हैं वो, जिनको कि आप इकोलॉजिकल रूल बोलते हो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हार्डी वेनबर्ग का इक्वेशंस भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको भी आप जरूर पढ़ के जाइए कि किस तरीके से उन्होंने बताया था कि किसी भी जनरेशंस में अगर कोई चेंजेस इवोल्यूशन हो रहा है तो हार्डी वेनबर्ग इक्वेशंस के बेसिस पे आप कैसे इसको बता पाएंगे। बायो जियो केमिकल साइकिल में आपके सेडिमेंट्री और गैसियस, गैसियस वाले में आपको सब अच्छे तरीके से पता ही है कि कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। सेडिमेंट्री वाले में सल्फर को और फास्फोरस, दोनों में से कोई एक को आप ठीक से पढ़ लीजिए, हो सकता है उसमें से सवाल आपके बन जाए। इसके बाद आपका जो मतलब इकोलॉजी में पूरा वही है, फूड चेन का कॉन्सेप्ट है, ट्रॉपिक लेवल का कॉन्सेप्ट है, फूड वेव का कॉन्सेप्ट है, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट है। पिरामिड काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। पिरामिड में आपका नंबर का, मास का, एनर्जी का, किस कंडीशंस में अप होगा, किस कंडीशंस में इन्वर्ट होगा, ये आपको एक पीडीएफ दिया हूँ इकोलॉजी का। अगर आप उस पीडीएफ को पूरा ठीक तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपको इकोलॉजी में और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरा का पूरा इकोलॉजी आपको बहुत अच्छे समझ में उसमें आ जाएगा और काफ़ी फैक्ट वाले वो पीडीएफ हैं, तो उसको अच्छे तरीके से आप कर लीजिएगा। इवोल्यूशन एंड बिहेवियर, इसमें से आपका जो इवोल्यूशन वाला टॉपिक है उसमें आपको अच्छे तरीके से पता है कि हाँ आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। लैमार्किज्म पढ़ना है, डार्विनिज्म पढ़ना है, ह्यूगो ड्यूब्रिज की थ्योरी पढ़नी है, नियो लैमार्किज्म पढ़ना है। ये चारों चीज़ों को अच्छे तरीके से आपको पढ़ के ही जाना है। और उसको कैसे आप पढ़ेंगे उसको आप याद रखिएगा कि लैमार्किज्म ने क्या दिया था, डार्विनिज्म ने क्या दिया था, राइट। जैसे डार्विन ने क्या दिया, नेचुरल सिलेक्शन को, तो उसको आप डीएन बना लीजिए। लैमार्क ने क्या दिया, एक्वायर्ड इनहेरिटेंस करेक्टर के बारे में दिया था, लिया बना लीजिए। लैमार्किज्म एक्वायर्ड करेक्टर या इनहेरिटेंस करेक्टर, राइट। और ह्यूगो ड्यूब्रिज ने म्यूटेशन की थ्योरी दी थी। लियो लैमार्किज्म का कॉन्सेप्ट क्या है, तो ये चार थ्योरी आपके लिए जरूरी है। ओपरिंग का सिद्धांत क्या है, ओपरिंग के अकॉर्डिंगली किस तरीके से सेल का ओरिजिन हुआ और किस तरीके से बायोमोलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, कोसरवेट्स का कॉन्सेप्ट क्या है। फर्स्ट जो आपकी सेलुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करने वाली सेल्स थी उसके बारे में थोड़ा सा आप एक बार नजर डालेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और ठीक तरीके से आपके सवाल बन जाएंगे, ठीक है। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री में ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट आता है आपका एरा और स्केल को लेकर के, टाइम पीरियड में कि कौन से पीरियड में किसका हुआ था और किस पीरियड का कौन सा रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म होता है। तो अगर आपने पढ़ा है तो उसको रिवीजन कर लीजिए, और अगर आप नहीं पढ़े तो फिर आप उसके चक्कर में पढ़िएगा क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। सो इवोल्यूशन में आपको ये चीज़ जरूरी है। मैकेनिज्म में आपको यहाँ पे दे रखा है जीन पूल का, जीन फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट, हार्डी वेनबर्ग इक्वेशन जिसके बारे में बता रहा था। इससे पिछली बारी सवाल आया था तो आपको ये पढ़ के जाना होगा, यहाँ से सवाल आपको बन सकते हैं। जेनेटिक ड्रिफ्ट का कॉन्सेप्ट क्या है, जीन पूल का कॉन्सेप्ट क्या है, अडैप्टिव रेडिएशंस, एलोपैट्रिक, सिम्पैट्रिक, ये भी सवाल आ चुका है। ये जियोग्राफिकल दैट इज स्पेसिएशन का कॉन्सेप्ट होता है। एलोपैट्रिक क्या है, सिम्पैट्रिक क्या है, को एवोल्यूशन क्या होते हैं, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या होते हैं, ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो कि आपको पढ़ करके ही जाना है। एनिमल बिहेवियर में ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहेगा जिसको कि आप एल्ट्रुइज्म, एल्ट्रुइज्म क्या है ये आपको जरूर पढ़ना है, किस तरीके का बिहेवियर शो करता है। बायोलॉजिकल क्लॉक आप जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे ये है माइग्रेशन। माइग्रेशन में आपके 2-3 टाइप्स होते हैं, इन माइग्रेशन अगर आप पढ़ लेते तो फिर आपका काम बन जाता है। सो इस तरीके से पूरे 10 यूनिट के सिलेबस का यहाँ पे ब्रीफिंग है। हालांकि काफ़ी ज़्यादा कुछ पढ़ने को है लेकिन अब तक आप लोगों ने बहुत कुछ पढ़ भी लिया है, तो उस बहुत कुछ पढ़े हुए में से क्या क्या आपको ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है ये यहाँ पर आपको पूरा समझाया गया और आपने हो सकता है इसको ठीक से समझा भी होगा। तो उन टॉपिक को अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन गिन के बचते हैं, 14, 15 और 16। जो लोग दूर के होंगे मेरे ख्याल से 16 भी नहीं बचेगा, 15 ही बचेगा। तो इस 2 दिन में आप सिर्फ कोशिश यही कीजिए कि जितना कुछ आपने अब तक पढ़ लिया है
उसको बस रिवीजन कीजिए, नया कुछ पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। ठीक है? तो सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपने जो भी पढ़ाई की हुई है उसको अच्छे तरीके से रिवीजन कीजिए, मेमोराइज़ कीजिए और अपना माइंड को रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। चीज़ों को थोड़ा ब्रेन पे सेटल डाउन होने दीजिए कि हाँ, अभी आराम से वो रिलैक्स करता रहे, कि सेटल होता रहे। ऐसा ना हो कि सब बाउंस होता चला जाए, पढ़ तो रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है या स्टोर नहीं हो रहा है, ये वाली कंडीशन सब आपकी नहीं होनी चाहिए। ओके, सो फाइनली मतलब मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए ये सजेशंस रहेगा कि पेपर स्टार्ट करने के टाइम पे आप इस बात को ध्यान दीजिए, जैसे सब लोगों ने ज़्यादातर टाइम फोकस किस पे दिया हुआ, दैट इज़ द सब्जेक्ट वाले पे, और पेपर जो आपको मिलेगा उसमें आपको दोनों सेक्शन रहेगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहले जीएस वाले सेक्शन को कीजिए 1 से लेकर के 30 तक के, राइट? आप पहले सब्जेक्ट वाले पे चले जाइएगा, क्योंकि एक बारी अगर स्टार्टिंग में आपका रिद्म बन गया और आपके कॉन्फिडेंस आपने गेन कर लिया, तो आप बहुत सारा क्वेश्चंस अपने सेंस ऑफ ह्यूमर को यूज़ करके भी पार्ट 1 वाले के 1 से जो 30 क्वेश्चंस आएँगे आपको, उनको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने गलती से भी स्टार्टिंग यहाँ से कर दिया और आपका स्टार्टिंग में ही एक बार कॉन्फिडेंस लूज हो गया और आप डिप्रेस हो गए, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके सब्जेक्ट वाले पर पड़ेगा। सो फ्रॉम माई साइड इट इज़ रिकमेंडेड दैट कि आप सब लोग अपने पेपर की स्टार्टिंग अपने सब्जेक्ट वाले सेक्शन से कीजिएगा। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि स्टार्टिंग से ही करें आप। सब्जेक्ट वाले को बहुत आराम से पेपर को अच्छे तरीके से पढ़िए, और पेपर पढ़ने के टाइम पे, जैसे जब आप क्वेश्चन पेपर को पढ़ते हैं तो आपके पास पेंसिल या पेन होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनका कि आपको क्लियर कट आंसर पता होगा कि ये इसका यही होगा ही होगा। आप उन सबको एक बार जब आप पढ़ रहे होंगे, मतलब अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, तो उसको आप जो आपको सही आ रहा है उस पर आप टिक लगाते जाइए कि ये वाला ऑप्शन का ये सही है, ये वाले का ऑप्शन ये सही है, ये वाले का ये ऑप्शन सही है। जिन क्वेश्चंस में कुछ डाउट लग रहा है, जिन पे दोबारा आपको रीड आउट करने की जरूरत है, उसको सर्कल बना दीजिए, मार्क कर दीजिए, उस पर टाइम वहीं पे मत दीजिए। मतलब पहले आपको एक बारी नॉर्मल पढ़ते हुए पूरे पेपर में जो 70 से लेकर के मतलब 31 से लेकर के 90 मतलब 100 तक का जो क्वेश्चंस होगा उसको एक बार क्रॉस कर जाना है। तो एक बार राउंड में आपको देखने को मिलेगा कि फर्स्ट राउंड में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपने इजीली कर लिए हैं। मान लीजिए उस 70 में से 40-50 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, जो कि 30 क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनको कि आपने एक बार में कर लिया होगा। तो पहले अब उनको पेपर आंसर से उठाइए और उन क्वेश्चंस को पहले आप डार्क बना लीजिए कि ये वाले क्वेश्चंस मैंने पूरी प्रॉपर्ली उसको कर लिया है। करने के टाइम पे फिर से एक बार रीड आउट कर लीजिए, टाइम आपके पास को प्रॉपर रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 100 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपके पास 120 मिनट रहेगा। सो 20 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम है आपके पास, कोई दिक्कत नहीं है। और जो क्वेश्चंस आपको आएगा ना, उसको 1 मिनट सॉल्व टाइम का लगेगा भी नहीं आपको। तो पहले पेपर आपको स्टार्टिंग सब्जेक्ट वाले से करनी है, और एक बार आपको पढ़ते हुए जो क्वेश्चंस एग्जैक्टली आ रहे हैं उनका आपको आंसर वाले पे, मतलब कि जो ऑप्शन ए बी सी है जो सही है उस पर टिक लगाना है। और जिन क्वेश्चंस को पढ़ करके आपको लग रहा है कि थोड़ा इसको और टाइम देने की जरूरत है, दोबारा पढ़ना है, उसको ऐसे सर्कल लगाइए, आगे आप मूव कर जाइए। एक राउंड कंप्लीट होने के बाद जितना क्वेश्चंस आपने कर लिया है उन सारे क्वेश्चंस को डार्क सर्कल पहले फिल कर दीजिए, फिर दोबारा राउंड लगाइए, उन क्वेश्चन पे टाइम दीजिए जिनको थोड़ा दोबारा पढ़ करके समझने की जरूरत थी। सेक्शन आपका सब्जेक्टिव वाला जब कंप्लीट हो जाए, तो लास्ट के 45 मिनट्स में या जो भी समय बचता है, आधे घंटे का, 1 घंटे का, 45 मिनट्स का, उसमें आपको ये जीएस वाले सेक्शंस पे करना है रिलैक्स होकर के। इनमें भी आपको साइंस के क्वेश्चंस मिलेंगे, खास करके इन्वायरमेंटल साइंस के, आपको करंट अफेयर क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसमें आपको दैट इज कॉन्स्टिट्यूशंस का मिलेगा, मतलब संविधान के क्वेश्चंस मिलेंगे। करंट अफेयर में आपके जितने भी स्पोर्ट्स हुए हैं, या फिर नोबेल प्राइज हुए हैं, या फिर जो अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, या फिर जो इंपॉर्टेंट डेज हैं, अर्थ डे है, वाटर डे है, इन्वायरमेंटल डे है, बायोडाइवर्सिटी डे है, एनिमल डे है, और ये सारे जो डे होते हैं इन सब से सवाल आपके बनते हैं। तो इन सभी को अच्छे तरीके से आपको एक नोट्स पे बना लेना है। तो पहला आपको सब्जेक्ट वाले से स्टार्ट करना है, देन आपको जीएस की तरफ जाना है। लास्ट टाइम पे आपका पूरा जब कंप्लीट हो जाए, तो अगर समय आपके पास बचा हुआ तो एक बारी आप उसको पेपर को ठीक से रीड करिए कि देखिए अच्छा कुछ ऐसे क्वेश्चन तो नहीं है जो कि उस टाइम पर आपको नहीं आ रहे थे, लेकिन अभी आपके दिमाग काम कर गया है और आपने उसको सही समझ लिया और आप उसको कर पाएंगे। तो ऐसा अगर है तो उसको भी आप कर लीजिए। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको घबराने की और हड़बड़ी करने की जरूरत नहीं रहेगी। आराम से पेपर को पढ़िएगा, सोच समझ कर क्वेश्चंस को आंसर पे सर्कल बनाइएगा। ठीक है। सो मेरी तरफ से आप सभी लोगों को आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। रिलैक्स माइंड से होकर के पेपर को आप देकर के आइए। आप सब लोग काफ़ी मैच्योर हैं, बहुत टाइम दिया है और बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने स्टडी किया है। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सब लोग पेपर में बेहतर करके आएंगे। बस अपने आप को और अपने ब्रेन को
स्टेबल बना करके रखिएगा, टाइम से रीच आउट कर जाइए सेंटर पे, एंट्री कर जाइए, पानी वानी पीजिए, अच्छे तरीके से फ्रेश हो लीजिए, रिलैक्स माइंड से बैठ करके फिर पेपर को अपना अच्छे से स्टार्ट कीजिए। किसी भी टाइप का प्रेशर आपको लेने की जरूरत नहीं है। सब लोग उस एग्जाम में जो अपियर होने जा रहे हैं वो आपके जैसे ही हैं, कोई अलग से नहीं आया है, कोई बहुत बड़ा तिर्रम खां नहीं होगा। सब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम में बिजी होंगे, कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे। तो जितनी कंसिस्टेंसी से, रेगुलरिटी के साथ में आप लोगों ने पढ़ाई की है, उसका एडवांटेज और उसका बेनिफिट आपको एग्जाम में दिखेगा। आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो, और आपको वो चीज़ समझ में भी आएगी। ठीक है। सो अगर आप लोगों में से किसी को कुछ पूछना है और कुछ कहना है तभी आप बोल लीजिए, अदरवाइज आज की ये सेशन यहीं पे ख़त्म होगी और आप सभी लोग अपनी अपनी तरफ से तैयारी करने के लिए फ्री हैं मेरे साइड से। सर वो मैंने कहा था ना, एक मॉडल पेपर अगर एक बार हम लोग पूरे यूनिट का सब पूरा सिलेबस का, हाँ, तो आ, थोड़ा सा ना एक बार बैठ के हाँ, दो ठीक है, ठीक है। 45 मिनट या 1 आवर में मैं समझ तो बन रहा जाता है। हूँ, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि मैंने सारे यूनिट के पेपर तो आपको बना के दे दिए और फिर मतलब वो तो एक प्रैक्टिस सेट है कि एक यूनिट में मैक्सिमम क्वेश्चंस आ गए, मतलब एक होता है ना कि लिमिटेड क्वेश्चंस और एक पूरा सेट ठीक है, ओके। और कुछ? 170 क्वेश्चंस। रूप कुमार का है कि ट्रांसलेशंस का उनको नोट्स चाहिए, मतलब अभी नहीं मिला है। प्रिया का है कि एक्स्ट्रा सोलर मैट्रिक्स का नोट्स चाहिए और आपने पेपर के लिए बोल दिया। ठीक है, और कुछ? हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि सर गेन ऑफ म्यूटेशन जो वो बैकवर्ड का कैसे होगा सर? गेन ऑफ म्यूटेशंस का मतलब क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई एक गेन जीन ऑफ फंक्शन। जो कि फंक्शनल थी, अभी उसमें म्यूटेशन हो गया, तो अब वो म्यूटेशन हो जाने के बाद वो जीन क्या हो गई? लॉस हो गई, मतलब अब उसका फंक्शन नहीं कर रहा है। तो गेन ऑफ अगर म्यूटेशन में सर कैसे बात मतलब? सुनिए, गेन ऑफ फंक्शन। मतलब कि जैसे गेन सब ऑफ कुछ, फंक्शन में गेन ऑफ फंक्शंस का मतलब हुआ कि जो नॉन फंक्शनल कोई जीन थी उसमें जी म्यूटेशन होने के बाद वो चेंज ऐसा हुआ कि वो फंक्शनल जीन बन गई, तो उसने अपने फंक्शन को गेन किया। दैट इज वाई आप उसको बोलते हैं रिवर्स म्यूटेशन या बैकवर्ड म्यूटेशन। ओके ओके, हाँ समझ रहे सर, हैं? जी सर, जैसे एग्जांपल के तौर पे समझिए, ऐसे एज्यूम करके मान लीजिए कि AUG एक मिथेलिन को कोड करने वाली प्रोटीन थी, राइट? उसमें जी जी, म्यूटेशन होकर के ये UAG बना दिया, तो अब ये UAG प्रोटीन तो नहीं, अमीनो एसिड तो नहीं बनाएगा, लेकिन उसमें ऐसा कुछ म्यूटेशन हो जाए कि जो UAG था अब फिर से वो कन्वर्ट किस में हो जाए? AUG में। तब ये क्या किया? उसने अपने फंक्शन को गेन कर लिया। हाँ सर, ठीक है। जी वीरेंद्र, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं सर, ठीक है, क्लियर है सर। सर, मैं एक चीज और कहना चाहता हूँ। जी बताइए। हाँ सर, मैं ये कह रहा था पिछली बार क्या था कि एक क्वेश्चन में सर जब मैं बाद में वो जो गोले होते हैं ना सर, काला कर रहे थे सर, हाँ हाँ उसमें सर जो मेरा राइट आंसर था, जैसे हाँ 5-10 क्वेश्चन रह जाते हैं ना सर हाँ रीचेक करने के लिए, हाँ हाँ। ना कि जो हमें नहीं आते हैं और हम जो लास्ट के 10-15 मिनट होते हैं उसमें रीचेक करते हैं। तो उसमें जब रीचेक कर रहा था तो एक क्वेश्चन जो मुझे समझ में आया कि इसका तो ये होना चाहिए, हम्म। तो वो मैंने लगा दिया। और जो मेरा सही आंसर था ना सर, मैंने उसी वाले में ऑप्शन में वो दूसरा गोला काला कर दिया ना सर। तो ये तो फिर गलत है, मतलब हाँ आपको। सर, ये तो बैड हाँ टैग सर, हो गया आपका। मैं सर, मैं गलत है, मैं उस चीज को, अपनी गलती को मैं शेयर करना चाह रहा हूँ अच्छा, ओके। कि मतलब जो बाकी सब हैं, आप सब मतलब हैं जिनको भी एग्जाम देना है, जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल, मतलब थोड़ा सा ऐसे। केयर करें इस चीज को भी कि भाई हमें गोले काले करने होते हैं और 5-10 मिनट जो लास्ट के बच्चे होते हैं, अगर हम उसमें दोबारा से करते हैं तो फिर थोड़ा सा जी केयरफुली। जी बिल्कुल जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा गलती बिल्कुल। ना करें। और इस बारी तो आपको और भी ध्यान देना है कि अपने जो चीज़ डिटेल्स भी भरनी है उनको थोड़ा पढ़ करके ठीक से भरिए, क्योंकि ओवर राइटिंग या फिर इरेजर या फिर शार्पनर कुछ भी, अगर आप वाइटनर कुछ भी अगर आप यूज करते हैं तो वो एक तरीके से कंसिडरेबल नहीं होगा, कॉपी आपकी इवेलुएट नहीं की जाएगी। ठीक है। तो आपकी जो डिटेल्स है, ब्लैक पॉइंट पेन लेके जाइए, उस ब्लैक पॉइंट पेन से आप अपने डिटेल्स को अच्छे तरीके से लिखिए, और सर्कल सिर्फ एक क्वेश्चंस के लिए एक ही सर्कल आपको ऑप्ट करना है। गलती से भी अगर आपका इंक किसी दूसरे वाले पे टच हो गया है तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक आपको क्रिएट हाँ, करेगा, मतलब वो वो क्वेश्चंस आपके वो इवेलुएट नहीं क्वेश्चन किए कैंसिल हो जाएंगे। जाता है सर, फिर उसके मार्क्स नहीं मिलते। सो ये सब लोगों के लिए ही है, और मेरे ख्याल से ये सब लोग तो अच्छे तरीके से जानते ही हैं, सब लोग नेट जरा क्वालिफाई करके आए हैं और न जाने क्या क्या एग्जाम दिए होंगे। तो आई थिंक कि इस चीज़ को डिस्कस तो मतलब करना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप सब लोग इतने समझदार हो और जानते भी हो अच्छे तरीके से। बट फिर भी इन चीज़ों का थोड़ा बारीकी से ध्यान दीजिएगा, मतलब ऐसा कुछ ना हो कि हाँ आपको लगे कि
आप जल्दी-जल्दी में करते जा रहे हो और होता क्या है ना कि देखिए जब आप किसी चीज़ को बहुत ही मतलब कहते हैं ना कि शिद्दत से आपने तैयारी की है और उस शिद्दत से आप उसको चाह रहे हो कि ये चीज़ हमारा अब की बार हो ही जाए। उस टाइम पे आपको पता नहीं चलता है लेकिन आपकी से गलतियाँ हो जाती हैं और वो फिर आप बहुत रिग्रेट जी करते जी हैं। सो प्लीज़ आप जी सब लोग अपने आप सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी मत होने देना, नॉर्मल रहना है। आपने पढ़ाई किया है, उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है? बस जस्ट जी रिलैक्स होकर के अपनी चीज़ों को नॉर्मल होकर के पेपर आपको देना है। आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, उसको आप वहाँ पे एग्ज़ीक्यूट कीजिए। डेफ़िनिटली पेपर आपका बढ़िया ही होगा, उसमें कोई शंका और डाउट की बात ही नहीं है। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप लोग 17 तारीख को पेपर दे कर के आइए, तो फिर एक क्लास होगी जिसमें आप लोग अपना-अपना डिस्कस करेंगे कि पेपर कैसा रहा और पेपर क्या किया। तो काफ़ी अच्छा रहेगा मेरे लिए भी आप लोगों से जान करके कि आप लोगों का पेपर कैसा रहा। वैसे प्रिया आपका सेंटर कहाँ पे है इलाहाबाद में? सर ईश्वर शरण करके कोई इंटर कॉलेज है गर्ल्स का। ईश्वर शरण इंटर इलाहाबाद। कॉलेज में, प्रयाग में है ये। अच्छा। हाँ हाँ, मेरा भी वही है सर। अच्छा आपका भी वही है? जी 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 मतलब मुझे आइडिया नहीं है कि ये सर, कहाँ पे है मतलब बनारस। सलोरी सलोरी लगता है ना, चांद चांद सलोरी। अच्छा। चांद सलोरी ईश्वर शरण इंटर कॉलेज में है सर, प्रयाग में। चलिए ये एनआईटी के आसपास है, फाफाओ के आसपास है क्या? नहीं, हाँ, फाफामऊ के पास, फाफामऊ के और आगे है, प्रयाग पड़ेगा। आगे है उससे भी आगे, अच्छा प्रयाग स्टेशन से पहले। प्रयाग स्टेशन के पास ही है। और नाम तो प्रयाग सुना है स्टेशन मैंने, से जी जी। चलिए कोई नहीं। ईश्वर शरण डिग्री नाम सुना कॉलेज है में। क्योंकि मैं वहीं रह के आई हूँ ना, तो नाम सुना है बस, ऐसे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट। अच्छा। जी जी चलिए बढ़िया है, सब एक दूसरे से अपना हाँ डिस्कस करके अपने अपने सेंटर को रीच आउट कर लीजिए आसानी से। ठीक है फिर। जी आई थिंक आज की क्लास का जी डिस्कशन हो सर। चुका है और आप लोग ठीक से चीज़ों को समझ भी गए हैं। जी ओके। जी ओके ओके सर। सर। चलिए Okay, ओके, thank you, गुड sir. नाइट टू ऑल। ओके, थैंक यू थैंक यू सर। सर। Good night, sir. गुड ओके, नाइट सर। मोस्ट Good वेलकम। night. गुड नाइट।